कुछ ऐसा देखेंगे कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का यूज करके जो क्वांटिटी के बारे में हम जानते भी नहीं है उनका भी दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे को कल के अंदर कल को तुम्हारे बहुत पावरफुल हो गए, तुम बहुत ताकत, बहुत मतलब अलग अलग दुनिया बसा रहे हो, तुम ले जाकर के एक अपनी अलग दुनिया बसा रहे हो। वहां पे जाके तुम कह रहे हो कि नहीं भाई, आज से वो फंडामेंटल नहीं मानी जाएंगे जो वहां मानी जाती थी, हम हमारा नया डिसाइड कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि आज से हम जी, एच और सी इनको फंडामेंटल बोलेंगे। मतलब यार 8वीं क्लास के बच्चे को भी ये कैलकुलेशन दोगे ना, ये कर देगा यार, वो कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। हेलो 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 हेलो, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। मैं आशीष चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने संजीवनी बैच में, जिसमें हम बातें कर रहे हैं क्लास 11th में पढ़ने वाले सारे टॉपिक के बारे में। हर टॉपिक को हम डिटेल में यहां पे पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक हमने एनसीईआरटी के हिसाब से उठाया यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन का ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। लेक्चर 1 एंड 2 अपलोड हो चुके थे, तुमने देख भी लिए होंगे। यदि तुमने नहीं देखा है तो पहले लेक्चर 1 एंड 2 देखो और उसके बाद लेक्चर नंबर 3 देखना है। ठीक है, तो करते हैं आज का लेक्चर की स्टार्टिंग अपन। बेटा अभी तक दो लेक्चर में हम यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बातें कर चुके हैं, कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में बातें की थी, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले हमने निकाले थे, कुछ क्या मैं कहूं तो 11th और 12th में हम बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ने वाले हैं। उन सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले हम निकाल चुके हैं और उन डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही कुछ खास करने वाले हैं। कुछ ऐसा देखेंगे कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का यूज करके, डायमेंशनल फॉर्मूलों का यूज करके जो क्वांटिटी के बारे में हम जानते भी नहीं है उनका भी दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन निकाल सकते हैं। यह यूनिट एंड डायमेंशन की बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है मैं कहूं तो, कि जो क्वांटिटी हम नहीं जानते हैं उनका भी रिलेशन हम सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस से निकाल सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम कई ऐसी चीजें देखेंगे। एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है, फिर भी यूनिट्स एंड डायमेंशन के यूज से उस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो सब सीखने के लिए आज का लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके कुछ फॉर्मूले निकालना सीखेंगे। यूनिट कन्वर्जन में उसका क्या रोल है वो सीखेंगे। कोई नया सिस्टम, यदि सिस्टम ऑफ यूनिट हमें बनाना हो तो वो कैसे काम करेगा वो हम यहां पे सीखेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये यूनिट एंड डायमेंशन का जो ये मेथड यूज कर रहे हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम यूनिट एंड डायमेंशन को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर नंबर 3 की। देखो बेटा, आज आपके लिए लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जो डायमेंशनल फॉर्मूले हमने पढ़े थे उनका एप्लीकेशन यहां पे देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंडीशंस देखी थी कि यदि दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यदि दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या इक्वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि वो क्वांटिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला उनका सेम होना चाहिए। दो डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटी को कभी भी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जैसा कि समझने के लिए हमने बोला था कि लेंथ में हमेशा लेंथ ही ऐड की जा सकती है, मास ऐड नहीं किया जा सकता। टाइम में टाइम ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेंथ नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट की जा सकती। ठीक है, कभी सुना है 10 kg माइनस 5 मीटर प्लस 3 सेकेंड? कभी नहीं होता ऐसा। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वल करने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना सबसे ज्यादा जरूरी है और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी डायमेंशन का आता है। ठीक है, हां 10 मीटर में 10 सेंटीमीटर ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का रखते हैं। तो डायमेंशन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिए थे, उम्मीद है सभी लोगों ने किए होंगे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे वो सभी लोग करके आए होंगे। आज हम उसको सोल्व करेंगे। चेक करना कि कहां कोई मिस्टेक हुई है, यदि हुई है तो। चलो, उसके बाद हम कुछ यूनिट कन्वर्जन के क्वेश्चन करेंगे और बहुत सारे हम पीवाईक्यू करने वाले हैं आज के लेक्चर में। देखेंगे कि जो यूनिट्स एंड डायमेंशन अभी तक तुमने पढ़ा है क्या उसका यूज करके क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या नहीं। चलो करते हैं शुरुआत। हाँ बेटा, तो सबसे पहले होमवर्क के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। जो होमवर्क दिया था उसको हम जल्दी से डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस थे, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। हो सकता है तुमसे कोई मिस्टेक हो भी गई हो, तो देखो कहां गलती की है। यदि हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुए हैं तो देखो कहां गलती हो रही है।
देखो पहला क्वेश्चन था, ये जेईई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया कि वर्क डन बाय ए गैस मॉलिक्यूल इन ए आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम में गैस मॉलिक्यूल का जो वर्क डन है उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है। देखो लैंग्वेज से हमें ज्यादा कोई मतलब नहीं है, वैसे हमें फॉर्मूला दे रखा है W इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायर इंटू ई की पावर में लिखा है एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, वेर एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब कुछ बच्चे जो 11th के हैं उनको नहीं पता बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, कभी ऐसी कोई चीज केमिस्ट्री में या फिजिक्स में नहीं सुनी है, उनको नहीं पता है। तो उसके लिए भी मैंने यहां हेल्प के लिए लास्ट में दिया था, यूज डायमेंशंस ऑफ के इंटू टी इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। जो के इंटू टी की डायमेंशन है वो वही है जो एनर्जी की डायमेंशन होती है, ठीक है। तो के का डायमेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, के इंटू टी को एनर्जी की तरह यूज करना है। तो हमें बोला है अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, तो डायमेंशन हमें बीटा की निकालनी है। तो कर दे शुरू। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है ई की पावर में कुछ लिखा है, तो ये जो पावर में जो लिखा है, हमने देखा था कि ई की पावर में हमेशा डायमेंशन लेस चीज लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन लेस कर दो, और जब भी कोई क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस होती है, तो उसकी डायमेंशंस को 1 के इक्वल करने के लिए बोला गया था। तो यहां से कहेंगे कि एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी का जो डायमेंशन है वो 1 के इक्वल कर दो। तो यहां से अल्फा की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर की डायमेंशन अपॉन के टी की डायमेंशन। के इंटू टी की डायमेंशन एनर्जी के इक्वल है, तो हम एनर्जी का लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स है हमारे को डिस्प्लेसमेंट, लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे के इंटू टी एनर्जी आएगा, एनर्जी होती है m1L2T-2। बेटा मैंने बोला था एनर्जी और फोर्स की डायमेंशन अब सबको याद होनी चाहिए, और इतनी बार काम आई है अब तो याद हो ही गई होंगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा m की पावर -1, L2 कैंसिल हो जाएगा, L0 और T ऊपर जाएगा T2। ये हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये भी अल्फा की नहीं पूछ रहा था, ये बीटा की पूछ रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि यदि बीटा की निकालोगे तो उससे पहले अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला तुम्हें निकालना ही पड़ेगा। तो देखो यहां से हम कहेंगे वर्क डन, तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल होगा। बेटा देखो ई की पावर में लिखा हुआ तो डायमेंशन लेस होता ही है, साथ में इस ई की पावर की पूरे की जो वैल्यू होती है ये भी डायमेंशन लेस होती है, बताया गया था लास्ट क्लास में। तो अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर का डायमेंशन वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहां लिख दो वर्क डन का डायमेंशन इक्वल है अल्फा और बीटा के स्क्वायर के। तो यहां से हमें बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा। तो बीटा का स्क्वायर का डायमेंशन हम पहले निकाल लेते हैं, जो कि इक्वल आ जाएगा वर्क डन अपॉन अल्फा, ठीक है। वर्क डन का डायमेंशन हमें याद है m1L2T-2 एनर्जी की तरह है, अपॉन अल्फा का डायमेंशन मैं निकाल चुका हूं m-1 L0 है, T2 है, L0 को रहने देते हैं, T2 है, ठीक है। ये लिख देंगे। तो यहां से बीटा स्क्वायर का डायमेंशन आ जाएगा हमारे पास m-1 ऊपर जाएगा, m+1 एक +1 पहले से है, m+2 हो जाएगा, L2 पहले से बैठा है, नीचे L है नहीं, T-2 ये ऊपर जाएगा तो ये भी -2 में आएगा, तो T-4 हो जाएगा। तो यहां से बीटा लोगे तो बीटा का डायमेंशन इसका रूट कर दोगे तो सारी पावर हाफ हो जाएंगी। तो आंसर आ जाएगा m1L1T-2, m1L1T-2, m1L1T-2। तो आंसर हमारा बी आ जाएगा। तो पहले का आंसर बी आया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से सोल्व करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। पहले अल्फा की निकालो, उसका यूज करके बीटा की डायमेंशन निकालो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। कोई डिफिकल्ट चीज नहीं यहां पे दी गई थी ना पूछी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेम देखो वैसा ही क्वेश्चन है कुछ, बस यहां ई की पावर ना दे करके साइन के टर्म्स में दे दिया। तो क्या हो गया, हमें तो करना तो वही सेम चीजें हैं। क्या सेम चीजें करनी है? हमें दिया है अल्फा एक्स अपॉन के टी, अल्फा एक्स अपॉन के टी जो है वो डायमेंशन लेस होगा। तो डायमेंशन लेस मतलब उसकी डायमेंशन को 1 के इक्वल कर दो। फिर से के इंटू टी को एनर्जी की तरह यूज करना है। आगे हम पढ़ेंगे ये फॉर्मूला, के टी का जो है एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल होता है। तो यहां से अल्फा जो है इसका डायमेंशन आ जाएगा के इंटू टी का डायमेंशन अपॉन एक्स का डायमेंशन। के इंटू टी को एनर्जी रख दो m1L2T-2 अपॉन
x है लेंथ, तो अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा m1 L1 बचेगा क्योंकि एक L कैंसिल हो जाएगा, t-2, ये हमारा अल्फा आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया बीटा, बीटा यहां से निकालना पड़ेगा। तो u का जो डायमेंशन है ये इक्वल होगा अल्फा का डायमेंशन अपॉन बीटा का डायमेंशन। u क्या है? u क्या है? देखो देखो देखो, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो u जो है ये एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, हमें चाहिए बीटा का, तो बीटा को लिख दो, बीटा इक्वल आ जाएगा अल्फा का डायमेंशन अपॉन u का डायमेंशन, स्मॉल u का डायमेंशन। तो पहले से इसका निकाल लो, एनर्जी डेंसिटी का, इधर निकाल दूं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यह आएगा एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो बताओ एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी का आएगा mL2T-2 और वॉल्यूम का आएगा L3। तो बताओ ये क्या आएगा? ये आएगा m1L-1T-2। रख देना यहां पे भाई, अब तो रख दो, अल्फा का रख दो, अल्फा आया m1L1T-2, ये निकाल चुका हूं, और u आ गया m1L-1T-2। देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, एनर्जी mL2T-2 और L³ से डिवाइड किया तो ये आ गया, सही बात है, -1 आया, सही बात है, यहां भी ठीक है। तो m1 चला गया, L1 और ये ऊपर जाएगा तो L2 बचेगा, T2 चला गया तो ये तो L2 आ गया बेटा, बीटा L2 आ गया, m0L2T0, m0L2T0 आंसर आ गया, आंसर आ गया। ये जेईई मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत? तो जल्दी से कमेंट्स करो कितने लोगों ने सही सोल्व किया था, और यदि गलत किया था तो क्या गलती की थी वो भी बताओ। बेटा शेयर करना बहुत जरूरी है, जब क्लास का मजा तभी आता है जब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं और तुम मुझसे इंटरेक्शन करते हुए पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट अपने आप ही बनता चला जाता है। तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं तो ऐसा समझो कि आज क्लास है हमारी, हम मिल रहे हैं, सामने बैठे हैं और क्लास हो रही है। तो अब जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका जवाब दो, होमवर्क पूछा जाए तो तुम बताओ कि मेरा आंसर ये आया था सर, मेरा सही हुआ है सर, मेरा गलत हुआ है। ऐसे बताओगे, इंटरेक्शन करोगे तो एक क्लास में इंटरेस्ट बनने लग जाएगा, और ये बनाना बहुत जरूरी है, ये इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन। देख रहे हो तुम कैसे क्वेश्चंस जेईई में पूछे जा रहे हैं, मतलब तुम ये चैप्टर पढ़ने का मतलब है ना, जेईई में एक क्वेश्चन तो हो गया, 25 क्वेश्चन है, बताओ एक क्वेश्चन तो यहां से हो गया, ऐसे समझो, इतना आसान सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन यहां से कंप्लीट कर चुके हो, ऐसे समझो तुम एक प्रकार से 4 नंबर का क्वेश्चन तुम कर चुके हो, 25 क्वेश्चन टोटल करने हैं पूरे 11-12 के सिलेबस में जाकर के, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान और इंपॉर्टेंट दोनों चीजें हैं ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला, एक क्वांटिटी f इज गिवन बाय, एक क्वांटिटी है f जो हमें दे रखी है, उसका फॉर्मूला हमें दे रखा है, f जो है इज गिवन बाय √hc⁵ अपॉन g, hc⁵ कोई चीज है मुझे नहीं पता f क्या है, कोई क्वांटिटी है, लेकिन हाँ यहां c है स्पीड ऑफ लाइट, वो मुझे पता है, g यूनिवर्सल गैस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट है, f की डायमेंशन बतानी, ठीक है, सबका डायमेंशन रखो, f का डायमेंशन आ जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा क्या है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट याद करो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बताया था, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आया था, याद करो, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आया था mvr से, तो mvr आ जाएगा L2T-1, vr करोगे, mvr करोगे तो ये आ जाएगा। यदि हम बात करें g की, तो g का फॉर्मूला किससे निकाला था, पेज पलट के देखो, gm1m2/r² फोर्स था, फोर्स था, फोर्स था gm1m2/r², तो gm²/r², तो g जो है वो आया था fr²/m², तो यहां से इसका निकालेंगे तो f, एक m ऊपर है एक m2 नीचे है, तो m आया था -1, ये मैं निकलवा चुका हूं पहले, ठीक है, और l है तो ये आएगा l, एक तो फोर्स में है, 2 इसमें है, तो L3 T-2, देख लो बेटा, ये आ जाएगा m-1 L3 T-2, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक करो, ठीक है। और इसके बाद c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा Lt-1, अब इन सबको यहां पे रख दो, f आ जाएगा, तो रूट लास्ट में ले लेंगे, h हो गया
ML2T माइनस वन, ML2T माइनस वन, ठीक है। C की पावर 5, इसकी पावर 5 कर दो तो L की पावर हो जाएगा 5 और T की पावर हो जाएगा -5 अपॉन G, G ये आ जाएगा M-1 L3T माइनस 2, रख दो रख दो रख दो रख दो रख दो, तो F क्या आ जाएगा √ओवर, देखो सबको सोल्व कर लो, यहां M1 है, यहां है ही नहीं, यहां M-1 है, ये -1 ऊपर आएगा +1 हो जाएगा तो M2 हो जाएगा, ठीक है। L2 यहां है, 5 यहां है, 5 और 2 7 हो गया, ऊपर 7 हो गया, नीचे 3 है तो ऊपर 4 बच जाएगा तो L4 आ जाएगा। T -1 और -5 -6 हो चुका है, -6 और नीचे है -2, ऊपर -6 नीचे -2, -2 ऊपर जाएगा +2 में, तो -6 + 2 -4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा T -4, और इसका जब रूट हटाओगे तो ये सब पावर हाफ हो जाएंगी, तो ये आएगा ML2T -2। ये तो जाना पैसा लग रहा है, किसका, एनर्जी का। जल्दी से टिक कर दो आंसर, जल्दी से आंसर टिक कर दो, एनर्जी। बोलो बोलो कितने लोगों का सही है, बताओ कितने लोगों का सही है, जल्दी से लिखो कमेंट्स में कितने लोगों का सही है, बोलो बोलो। तो देखो ऐसे ऐसे बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, उनका यूज करके ये क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि पूरी 11th 12th आना चाहिए तब जाके यूनिट एंड डायमेंशन, फालतू की अफवाहें होती हैं ये कि पूरा 11th पूरा 12th आता है तो यूनिट, मैं कहता हूं कि कुछ नहीं आता है तो यूनिट एंड डायमेंशन आ जाएगा, मैं कह रहा हूं ये बात दिमाग में रखो। बस तुम्हें रिलेशन जो मैंने बताए हैं वही तो ध्यान रखने हैं यार, कोई नई चीज दिमाग में रखनी नहीं है। जैसे जैसे एक एक चीज पढ़ेंगे वो सारे फॉर्मूले हमारे सामने आते चले जाएंगे, याद तो फाइनली फिर भी कर रही है, ठीक है। चलो चलो अब बहुत आसान आसान एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो 11th क्लास में पूछे जाएंगे तुमसे, हाँ 11th तुम्हारे जो स्कूल के एग्जाम है उसमें पूछे जाएंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, इसके लिए पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है। पढ़ा है कभी 9th क्लास में, मैंने बताया होगा रिलेटिव डेंसिटी लेक्चर 1 में। रिलेटिव डेंसिटी ये देखो फॉर्मूला बता देता हूं, ये होता है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी जो है ये बेटा डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशनलेस होती है, ठीक है, डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएंगी, तो M0 L0 T0 डायमेंशनलेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशन, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो डायमेंशन नहीं रखती है? स्ट्रेन डेल्टा L बाई L, याद करो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही आंसर आएगा। पर देख लेते हैं बाकी भी एक बार। एंगुलर वेलोसिटी रखती है, एंगुलर मोमेंटम रखता है, लीनियर मोमेंटम रखता है, आंसर ए हो गया सोल्व। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, ये होमवर्क में नहीं था शायद, ये होमवर्क में नहीं दिया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता था कि मैं खुद समझाऊं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको होमवर्क में नहीं दिया था। क्वेश्चन क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। देखो मैं कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं जहां पे हमें फोकस करना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस पर यूनिट टाइम। ये देखो ये पूरी लाइन किसके लिए बताई जा रही है? इज गिवन बाय एन के लिए बताई जा रही है। किसके लिए बताई जा रही है? एन के लिए। तो ये जो कैपिटल एन है ना, ये जो क्या चीज है वो बताया गया है। क्या चीज है ये? नंबर ऑफ पार्टिकल। क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू जेड। देखो ये बता रहा है कि कितने पार्टिकल जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया पर सेकंड गुजर रहे हैं। तो ये डायरेक्शन जो होती है ना, कि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तुमसे सिर्फ पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का डायमेंशन क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का कोई नंबर है, एक नंबर है, 2 5 10 15 20, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना। मैं बोलूं 20 स्टूडेंट सफिशिएंट है, कोई और डायमेंशन बोलने की जरूरत यहां पे नहीं है।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर किसी भी चीज का नंबर, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन यहां बोला गया नंबर ऑफ पार्टिकल, यहां तक तो ठीक था, लेकिन पर यूनिट एरिया, तो मतलब यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया मतलब डिवाइड करवाना चाह रहे हैं नंबर ऑफ पार्टिकल को एरिया से। और भी आगे आगे पर यूनिट टाइम भी बोला हुआ है, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, ये नई चीज सिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। तो यहां पे n को हम यदि प्रॉपर लिखें तो n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल, और जहां भी ये पर यूज करता है मतलब डिवाइड में चाहता है, पर यूनिट एरिया मतलब यहां डिवाइड में एरिया चाहता है, पर यूनिट टाइम मतलब डिवाइड में टाइम चाहता है। ये है n। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्यों नहीं लिखा परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, वो क्यों नहीं लिखा? बेटा देखो, स्टूडेंट है, एक्स एक्सिस के लोग जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन है तो स्टूडेंट ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किधर जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन है वो। हम डायरेक्शन की बात नहीं, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं। चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, चाहे इधर जाएं, रहे तो स्टूडेंट ही ना। तो डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि वो स्टूडेंट हमें नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, तो वो दिक्कत, वो डायमेंशन चेंज करता है ना, डायरेक्शन कोई डायमेंशन चेंज नहीं करती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एरिया अपॉन टाइम, ये जो है ये है n। अब इसका डायमेंशन क्या होगा? यदि तुम n का डायमेंशन चाहते हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल का डायमेंशन लिखो, एरिया का डायमेंशन लिखो, टाइम का डायमेंशन लिखो, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम। नंबर ऑफ पार्टिकल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, किसी भी चीज के नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस। ये वाली चीज तो डायमेंशनलेस है, बिल्कुल है। बस एरिया और टाइम का तो डायमेंशन होता है, तो n का डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल का तो 1 हो गया, मतलब डायमेंशनलेस मतलब 1 हो गया। एरिया का हो जाएगा L2 और टाइम का हो जाएगा T, तो आंसर आएगा L-2 T-1। ये n का है, ये n का काम निपटा है। ऐसे ही थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाओ। ऐसे ही n1 n2 के बारे में बता रखा है, n1 एंड n2 आर नंबर ऑफ पार्टिकल, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एट तो कोई पोजीशन बता रहा है कि यहां पे यहां पे यहां पे, वो पोजीशन है, उससे मतलब नहीं है हमें। मतलब किससे कि n1 n2 है क्या, वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है। तो n1 एंड n2 का जो डायमेंशन आएगा, n1 और n2 का जो डायमेंशन आएगा, n1 n2 का डायमेंशन सेम आएगा, तभी तो माइनस किया गया है उनको, और इनका डायमेंशन आएगा नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ पार्टिकल तो डायमेंशन लेस है, तो 1 अपॉन ये आएगा L3, तो आंसर आएगा L-3। n1 n2 का डायमेंशन आएगा L-3। Z1 Z2 है पोजीशन, Z1 Z2 क्या है, पोजीशन है कि कहां पे, पोजीशन मतलब उसका लेंथ का डायमेंशन रहा होगा, 2 मीटर पे है, 5 मीटर पे है, 10 मीटर पे है, कहां पे है, तो ये पोजीशन है। तो Z1 हो या Z2 हो, इनका डायमेंशन आएगा, पोजीशन है तो लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा। तो हमें इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है। तो देखो ध्यान से, ध्यान से, हमारे पास फॉर्मूला है n इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू n का डायमेंशन बराबर होगा d का डायमेंशन। देखो बेटा, ये प्लस माइनस से डायमेंशन को कोई लेना देना नहीं होता, आगे 2 भी लिखा होता, 5 भी लिखा होता, पाई भी लिखा होता, उन कांस्टेंट से भी मतलब नहीं है, क्योंकि उनका कोई डायमेंशन नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये 2 क्वांटिटी इक्वल हैं, तो दोनों तरफ का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो n का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होना चाहिए d का डायमेंशनल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई n2 माइनस n1 का डायमेंशनल फॉर्मूला, हाँ, अपॉन Z2 माइनस Z1 का डायमेंशनल फॉर्मूला। बोलो होना चाहिए नहीं, हम कहेंगे बिल्कुल होना चाहिए। अब देखो d का तो एज इट इज रहने दो, अभी d का तो निकालेंगे। n2 माइनस n1, जैसा कि मैंने बताया था, लेंथ में हमेशा लेंथ माइनस की जाती है, और माइनस करने के बाद भी तो लेंथ ही आता है। एरिया में हमेशा एरिया ही माइनस कर सकते हैं, और माइनस करने के बाद भी तो एरिया ही आता है। ऐसे टाइम में हमेशा टाइम माइनस कर सकते हैं, माइनस करने के बाद भी तो टाइम ही आता है। ऐसे ही ये 2 क्वांटिटी माइनस की गई हैं, तो डायमेंशन सेम रही होंगी, हम कह रहे हैं बिल्कुल सेम है, तो रिजल्ट भी जो आएगा वो भी सेम डायमेंशन रखेगा जो ये रखते हैं, मतलब L-3। तो हम चाहें तो इस n2 माइनस n1 को सिर्फ n1 या n2 में से कोई भी एक लिख दो, चलो n2 लिख देते, कोई भी एक, सेम ही रख रहा है,
n1 लिख दो, n2 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे z2 माइनस z1 में से एक लिख दो, ये z2 लिख दिया, हो गया, हो गया, बोलो बोलो यहां तक। तो अब देखो इस रिलेशन से इस n का पता है, इसका पता है, इसका पता है, d का डायमेंशन चाहिए, तो d का डायमेंशन इक्वल हो जाएगा, d को इधर रख लेंगे, z2 को उधर भेज देंगे, तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे z2 से और डिवाइड कर देंगे n2 से, ये लो हमारा काम हो गया। n का डायमेंशन मैं निकाल चुका हूं, l माइनस 2 t माइनस 1, ठीक है, हाँ, और z2 का तो लेंथ है ही, z तो लेंथ है ही, और n2 का ये है l माइनस 3, l माइनस 3, तो आंसर क्या आएगा d का l माइनस 2, ध्यान से देखना, l माइनस 2 और प्लस 1, माइनस 2 पावर में प्लस 1, तो टोटल सेम चीज की पावर ऐड हो जाती है, माइनस 2 प्लस 1, माइनस 1 बचेगा, ये ऊपर प्लस 3 आएगा, तो माइनस का 1 प्लस का 3, तो प्लस का 2 बचेगा, l2। ऐसे t माइनस 1, इधर और कहीं t है नहीं, तो t माइनस 1 बच जाएगा, तो आंसर आएगा l2 t माइनस 1, l2 t माइनस 1। कैलकुलेशन देख लेना बेटा, कैलकुलेशन कोई मिस्टेक ना हो जाए। बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया सभी को? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एक बार फिर से देख सकते हो, मैं जल्दी से रिवाइज भी करवा देता हूं क्या किया मैंने। देखो ये जो चीज है ना, ये समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। हमें दे रखा है कि n जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल तो डायमेंशन लेस होता है, लेकिन पर यूनिट एरिया मतलब एरिया को डिवाइड किया गया, पर यूनिट टाइम मतलब टाइम से भी डिवाइड किया गया, तो पार्टिकल अपॉन एरिया इंटू टाइम, तो यहां से इसका डायमेंशन निकाल लिया। ऐसे ही n1 n2 का डायमेंशन निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम दिया है। ऐसे z1 z2 पोजीशन है, मतलब वो लेंथ रही है, तो यहां से इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, इसका पता चल गया, तो d का डायमेंशन हम यहां से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करते जाना बेटा, साथ साथ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब एक कुछ नई चीज पढ़ने जा रहे हैं हम। नई चीज क्या है? चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना, ये क्या होती है? कंसिस्टेंसी का मतलब ये समझ सकते हो कि डायमेंशनली वो इक्वेशन सही है या नहीं है, डायमेंशनली वो इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं है। देखो जैसा कि हम जानते हैं, यदि दो क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखी हुई हैं, तो पक्की बात है उनका डायमेंशन सेम होना ही होना चाहिए, जरूरी है, ये जरूरी है। उनका दोनों का डायमेंशन जो ऐड या सब्ट्रैक्ट की है, इक्वल की है, उनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जैसे हम कोई फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो उस फॉर्मूले में जितने भी टर्म हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट या इक्वल करके लिखे गए हैं, तो उन सब टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इनके लिए कोई रूल नहीं होता है, कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई भी दो डिफरेंट क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हां, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? हां, तो इसका मतलब इसका क्या यूज है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एक इक्वेशन तुमने 9th क्लास में पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की, याद है? इक्वेशन ऑफ मोशन, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो पार्टिकल की वेलोसिटी की इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू दी जाती है u प्लस एटी, सभी ने पढ़ा होगा, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। हमें चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब डायमेंशनली सही है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है? चेक करते हैं। डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि ये देखो, ये दो ऐड किए गए हैं, तो दोनों सेम डायमेंशन के होने चाहिए, इसका रिजल्ट भी उसी डायमेंशन का आना चाहिए, और ये इसके इक्वल है, मतलब ये और ये डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। कुल मिला के तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। करते हैं। वेलोसिटी के बारे में जैसा कि हम जानते हैं, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt माइनस 1, lt माइनस 1, ये तो ठीक है। u होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन भी ये ही होता है, वेलोसिटी है ये भी, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां नई चीज लिखी हुई है a इंटू टी, तो इस कंप्लीट a इंटू टी का जो डायमेंशन है वो l इंटू टी माइनस 1 आता है या नहीं आता, चेक करके देखते हैं। a यहां होता है एक्सेलरेशन, तो ये होता है lt माइनस 2, हमने बताया था एक्सेलरेशन के डायमेंशन lt माइनस 2, और टाइम तो t है ही, तो कुल मिला के जो डायमेंशन आएगी वो आएगी lt माइनस 1 बच जाएगी। देखो सेम हो गई, देखो सेम हो गई।
तो तीनों टर्म सेम डायमेंशनल फॉर्मूला रख रही हैं, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। ठीक है, all three terms in the given formula have same dimension, it means this equation is dimensionally correct या dimensionally consistent, ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, मतलब डायमेंशनली सही है। ठीक है, चलो एक और फॉर्मूला लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हो? काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हो? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला जानते होगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है। बोलो होती है नहीं? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। चलो मैं क्या करता हूं, मैं हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिख रहा, मैं काइनेटिक एनर्जी को लिख रहा हूं 5 एम वी स्क्वायर। अब देखते हैं कि क्या अब ये रिलेशन, हम जानते हैं कि मैंने गलत लिखा है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, मैंने जानबूझ के 5 एम वी स्क्वायर लिखा है। देखते हैं कि क्या डायमेंशनली सही है या नहीं है, चेक करते हैं कि डायमेंशनली सही है या नहीं है। चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो ये तो एनर्जी है, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। जैसा कि मैंने बताया था, एनर्जी कोई भी एनर्जी हो, उसका डायमेंशन जो होता है वो तो एनर्जी का ही होता है। एनर्जी का डायमेंशन तो हम याद करके रखे हुए हैं, m1l2t-2। याद नहीं किया तो याद करो। ठीक है, ये एनर्जी का डायमेंशन है। ओके, चेक करते हैं क्या इधर का डायमेंशन भी सेम आता है या नहीं आता। m तो है मास तो m ही होता है। v है वेलोसिटी lt-1 होती है, इसका स्क्वायर करो तो इनको मल्टीप्लाई करो तो m1, इसका स्क्वायर करोगे तो l2, और t-1 का स्क्वायर करोगे। बेटा -1 का स्क्वायर नहीं पूछा है, t की पावर -1 की पावर 2, पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 आएगा। कभी तुम -1 का स्क्वायर +1 कर दो, ठीक है ना? -1 का स्क्वायर नहीं है, ये पावर का पावर है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। दोनों का डायमेंशन क्या है? सेम है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट या डायमेंशनली करेक्ट। डायमेंशनली तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिजिकली इनकरेक्ट। ये क्या मतलब हुआ सर? मतलब काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर। बोलो होता है नहीं? काइनेटिक एनर्जी का करेक्ट रिलेशन होता है हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन यहां जो हाफ है ना, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, ये नंबर है। तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट होने के लिए ये जो आगे जो कांस्टेंट है ना, इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि डायमेंशनलेस है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या सर, ऐसा हो सकता है कि डायमेंशनली तो सही है लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट है? बिल्कुल हो सकता है, रहा देखो, बिल्कुल। तो एक इक्वेशन की फिजिकल करेक्टनेस कैसे पहचाने? नहीं पहचान सकते, हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे पहचान सके। हम डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या नहीं है चेक कर सकते हैं, फिजिकली सही है या नहीं है, उसके लिए वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके लिए वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, तो हम फिजिकली करेक्टनेस देख सकते हैं। जैसे v इज इक्वल टू u प्लस 80, कोई लिखे ना v इज इक्वल टू 3u प्लस 580, वो भी डायमेंशनली सही है, लेकिन हाँ वो फॉर्मूला हो सकता है जो जहां हम ये लगाते हैं वहां वो ना लगा पाए, वो फिजिकली करेक्ट ना हो। तो फिजिकली करेक्ट होना या नहीं होना वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि वो कंडीशन, क्या कंडीशन में वो फॉर्मूला निकाला गया है। लेकिन डायमेंशनली कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, किसी भी इक्वेशन को फिजिकली सही होना है। तो यदि कोई इक्वेशन हम चाहते हैं कि एक्चुअल में वो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, तो पक्की बात है डायमेंशनली सही होना ही पड़ेगा। ये मस्ट रिक्वायर्ड कंडीशन है कि डायमेंशनली सही होगा तो ही फिजिकली सही हो सकता है, ठीक है ना?
डायमेंशनली सही है तो ही फिजिकली सही हो सकता है। तो ये बात हम नोट करके लिख भी लेंगे, ये बात हम नोट करके लिख भी लेंगे, ठीक है। तो इफ एनी इक्वेशन इज dimensionally correct, then it may or may not be physically correct. फिजिकली करेक्ट मतलब ऐसा रिलेशन हो भी सकता है ना भी हो। डायमेंशनली सही होगा तो हम नहीं बोल सकते कि फिजिकली भी सही होगा, लेकिन उल्टा हो, यदि कोई इक्वेशन फिजिकली सही है मतलब एक्चुअल में ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है डायमेंशनली सही होना ही पड़ेगा। मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। यदि डायमेंशनली सही है तो कोई जरूरी नहीं है कि फिजिकली सही हो भी सकता है ना भी हो। लेकिन यदि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है, इफ एनी इक्वेशन इज फिजिकली करेक्ट मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है तो पक्की बात है देन इट मस्ट बी डायमेंशनली करेक्ट होनी ही होनी चाहिए, डायमेंशनली सही होनी चाहिए। यदि डायमेंशनली सही नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर कुछ दिक्कत है उसमें। अच्छा सर ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जहां नॉर्मली बच्चा थोड़ा चकरा जाता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हो सकता है कुछ बच्चों ने ये फॉर्मूला ना पढ़ा हो, मैं बता देता हूं बेटा। जब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होता है तो nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है कि बताओ सेकंड में कितना चला होगा, थर्ड सेकंड में कितना चला होगा, फिफ्थ सेकंड में कितना चला होगा। यदि किसी ने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ते हैं आगे। लेकिन उसके बारे में जो डायमेंशन का रिलेशन है वो हम यही देखने वाले हैं। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन nth सेकंड is given by s nth is equal to u plus a by 2n minus 1। ठीक है, चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। चलो चेक की बजाय मैं क्वेश्चन टाइप में बना देता हूं। इज दिस इक्वेशन is dimensionally correct। चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है, चेक करना है हमें। आंसर मैं बता दूं यस, फिर भी चेक करना है। आंसर तो यस मैं बोल रहा हूं ना कि ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा फॉर्मूला होता है। यदि ऐसा फॉर्मूला होता है ना तो डायमेंशनली सही होगा ही होगा, ये बात गलत हो ही नहीं सकती। यदि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है ना तो डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो आंसर तो यस है, बस हमें यही देखना है कैसे यस है, वो ही देखना है। चलो देखते हैं। यहां थोड़ा सा बच्चा जो गड़बड़ करता है वो क्या करता है, एस जो है वो उसको डिस्प्लेसमेंट दिखने लग जाता है क्योंकि दिख रहा है यहां पे डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वो भूल जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट है nth सेकंड का। nth सेकंड जैसे सेकंड, थर्ड सेकंड, फिफ्थ सेकंड, एट्थ सेकंड। तो इसका मतलब देखो, फर्स्ट सेकंड होता है 0 से लेके 1 तक, सेकंड होता है 1 से 2 तक, थर्ड सेकंड होता है 2 से 3 तक, 1 सेकंड इंटरवल का है। तो एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है। 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है, यही सही समझना होगा हमें पहले। एस nth जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। कोई सोचे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये है डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड। क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है, पर सेकंड। अच्छा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो होगा डिस्प्लेसमेंट का L और पर सेकंड है तो नीचे T,
LT-1, LT-1 होगा। सही बात है सर, सही बात है, ठीक है, मान लिया। तब भी पूरा देखो इक्वेशन, तो यहां से देखो SNH इज इक्वल टू U प्लस A/2 2n-1। तो यहां पे चलो इसका डायमेंशन आपने बता दिया सर LT-1, ठीक है, LT-1 मान लिया। और U इनिशियल वेलोसिटी होती है, इसका तो LT-1 होता ही है, इसका तो LT-1 होता ही है वेलोसिटी का, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यहां तो सर एक्सेलरेशन है, अब क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन तो सर LT-2 होता है, अब क्या बोलोगे? अब बोलो। मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां 2n, ये nth सेकंड है, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड, टाइम है, टाइम, समझ रहे हो ना? तुमने क्या किया एक्चुअल में, यहां एक्चुअल में एक छुपा हुआ t है, छुपा हुआ t है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2t, मैं लिख दूं 2t और कहूं t1 है, कहूं t1 है, तो 2 बन जाएगा ना, वो 1 रख दिया ना तुमने उसको, वो वाली बात है। यहां t इसके साथ टाइम, ये nth सेकंड है, टाइम इसके साथ लगा हुआ है मल्टीप्लाई में, लेकिन वो 1 था, वो इंटरवल 1 सेकंड का था, इसलिए वो गायब हो गया, वो दिख नहीं रहा हमें, समझ रहे हो? उसमें 1 पुट हो गया एक प्रकार से, तुम ऐसे समझ सकते हो। तो यहां पे भी कोई तुमसे पूछे तो कहना कि यहां एक टाइम और है, ये भी टाइम है, टी है, तो टी कैपिटल टी लिखोगे, तो ये भी LT-1 ही है। हाँ, तो जब भी तुमसे कोई ये तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करे, तुम कहना बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलना कि ये डिस्प्लेसमेंट पर सेकंड है इसलिए, और ये होता ही है, और एक्सेलरेशन के साथ यहां टाइम हो गया, तो ये सेम डायमेंशन रखता है, तो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, ये इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है। कोई दिक्कत? चल, ऐसी बातें करते रहेंगे अपन। तो ये डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करना एक एप्लीकेशन हो गया इसका, एक डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन हुआ कि हम किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। लेकिन तुम भी जानते हो ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अप्रोच हो गई। यदि 11th क्लास के एग्जाम में पूछा जाए तो हम यहां पे ऐसी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इसका कोई काम का नहीं रहा। यहां तो वो, वहां तो कोई ऐसा तो है नहीं कोई सब्जेक्टिव पेपर लिखवा रहे तुम लिख करके आ जाओगे, तो वहां कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। कई फिजिकल क्वांटिटी का आपस में कोई रिलेशन यदि हमें निकालना हो तो हम इस चीज का यूज कैसे करेंगे। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये, मैं कहूं यूनिट एंड डायमेंशन की। क्या जबरदस्त है? जो क्वांटिटी तुमने पढ़ी भी नहीं होगी ना, उसका भी फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो। सोचो, जैसे हम कुछ क्वांटिटीज के फॉर्मूले हम निकालने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। देखते हैं कैसे निकालते हैं, देखते जाओ, अब देखते जाओ कैसे निकालेंगे। अब जैसे पहला, इसमें कुछ नहीं है, बस ये एप्लीकेशन में क्वेश्चंस ही हैं, मैं करना सिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे करना है। बोला कि एनी पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट h, देन टाइम टेकन बाय टू रीच द ग्राउंड डिपेंड्स ऑन। बोल रहा है किसी हाइट से जब एक पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, जैसे ये पेन है, इसको हाइट से ड्रॉप करते हैं ना, तो ग्राउंड तक पहुंचने का जो टाइम है, ये टाइम किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? इस हाइट पे। एक तो इस हाइट पे, h पे, हाइट तो h हो गई, टाइम टेकन बाय रीच द ग्राउंड, ठीक है, हाइट तो h हो गई, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है वो, उसको बताना पड़ेगा कि किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। बोला हाइट पे डिपेंड कर रहा है, मैं ज्यादा हाइट से डालता हूं तो अलग आता है, कम से डालता हूं तो अलग आता है। और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या चीज होती है? हम जानते हैं ग्रेविटी जो है हर पार्टिकल को अपनी तरफ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन g से खींच रही है, सरफेस के आसपास की मैं बात कर रहा हूं, g एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है। तो बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके निकालो कि इसका फॉर्मूला क्या रहा होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है, ये जो टाइम है ना, डिपेंड करता है किस किस चीज पे? हाइट पे और जी पे। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हाइट पे कैसे, मतलब हाइट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, हाइट के क्यूब पे डिपेंड करता है, हाइट के रूट पे डिपेंड करता है, हाइट की पावर 5/2 पे डिपेंड करता है, हाइट की क्या पावर पे डिपेंड करता है, ये नहीं बताया। वो हमें निकालना है, वही तो हमें निकालना है। इसने बताया कि इस पर डिपेंड करता है, ये नहीं बताया कि बढ़ता है इससे, घटता है इससे, क्या होता है, कुछ नहीं बताया। तो हमने कहा ठीक है, मान लो टाइम जो है वो हाइट की पावर अल्फा पे डिपेंड करता है, अल्फा पे डिपेंड करता है, ठीक है, और दूसरा ग्रेविटी जी की पावर बीटा पे डिपेंड करता है। मुझे नहीं पता अल्फा क्या है बीटा क्या है, मैंने कहा ठीक है डिपेंड करता है, तो मान लो टाइम जो है एच की पावर अल्फा पे डिपेंड करता है, जी की पावर बीटा पे।
यदि कोई किसी तरीके से अल्फा और बीटा निकालना सिखा दे, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना सिखा दे, बताओ हमारा काम बन गया नहीं बन गया, हमारा रिलेशन आ जाएगा या नहीं? चलो करते हैं। तो देखो हमने कहा कोई भी क्वांटिटी ये है तो इसको लिखेंगे t इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट रहा होगा, कुछ कांस्टेंट मैंने कहा कुछ c कांस्टेंट रहा होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, ये कुछ कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है, और इज इक्वल टू h की पावर अल्फा g की पावर बीटा के। तो मैं उस कांस्टेंट को फालतू में जबरदस्ती नहीं लाना चाह रहा हूं, मैं सीधा ले रहा हूं कि यदि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा कुछ, यदि ये दोनों चीजें इक्वल होंगी तो पक्की बात है इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी इक्वल होना चाहिए, बस वही करना है। हम कहेंगे टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो इक्वल होना चाहिए हाइट का डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर अल्फा, जी के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर बीटा। नहीं समझ में आया? फिर से देखो हमने कहा कि टाइम जो है, इस क्वेश्चन में दिया है कि टाइम जो है h और g पे डिपेंड करता है, बताओ किस तरीके से इन पे डिपेंड करेगा, क्या रिलेशन होगा? तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा टाइम को मान लो h की पावर अल्फा पे डिपेंड करता है, g की पावर बीटा पे डिपेंड करता है, तो t प्रोपोर्शनल टू h की पावर अल्फा g की पावर बीटा हो गया। यदि ऐसा रिलेशन होगा यदि कोई ऐसा रिलेशन होगा तो दोनों तरफ की डायमेंशन बैलेंस होना मस्ट है, जरूरी है, होना ही पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ की डायमेंशन को क्या करा दिया? बैलेंस। अब हम यहां से अल्फा और बीटा भी पता नहीं है हमें, ठीक है। एट टी जो है टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल टी होता है, मुझे पता है, टाइम का डायमेंशन तो कैपिटल टी होता है, मुझे पता है। यहां से मैं चाहूं तो इस कैपिटल टी को प्रॉपर लिख सकता हूं, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, m0 l0 t1 प्रॉपर लिख सकता हूं ऐसे। इक्वल होगा, हाइट l है तो यहां इसको भी लिख दो, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 की पावर अल्फा। g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g जो है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। बेटा ये भी एक्सेलरेशन ही तो है, ग्रेविटी के कारण है, किसके कारण, मुझे क्या मतलब, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-2 की पावर बीटा, m0 और लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो देखो हम कहेंगे टोटल m की पावर इधर 0 है तो टोटल मिला के इधर भी 0 होनी चाहिए। वैसे दिख रहा है इसमें भी पावर 0 है, इसमें भी पावर नहीं है, उधर भी नहीं है, तो m की पावर 0 तो बैलेंस है दोनों तरफ से, यहां से कोई इक्वेशन नहीं बन रही है। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम पावर ऑफ लेंथ दोनों तरफ लेंथ की पावर बैलेंस कर दो। उधर लेंथ की पावर है 0, उधर है लेंथ की पावर 0 टोटल, तो इधर भी टोटल पावर 0। यदि दो क्वांटिटी इक्वल हैं तो दोनों तरफ m की पावर भी बैलेंस होनी चाहिए, तो दोनों तरफ बैलेंस होगी, 0 0 है। दोनों तरफ l की टोटल पावर भी बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ t की टोटल पावर भी बैलेंस होनी चाहिए। तो l इधर 0 है, इधर 0 लिख दिया। इधर l क्या है, ये देखो 1 मत देखो, इसकी पावर अल्फा भी है, तो जब अल्फा पावर है तो ये सबके पावर अल्फा टाइम्स हो जाएंगी, तो 1 है तो अल्फा टाइम्स हो जाएगी, अल्फा हो जाएगी, तो यहां l की पावर अल्फा, और यहां l की पावर 1 यहां है, यहां भी 1 है, तो ये हो जाएगा बीटा। अरे इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो बीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा, इसको चाहो तो ऐसा लिख दो l की पावर अल्फा और इसको लिख दो l की पावर बीटा, तो यहां l की पावर अल्फा, l की पावर बीटा, तो टोटल l की पावर कितनी हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। थोड़ा सोल्व कर दूं, m0 l0 t1, किसी को दिक्कत हो तो मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। m की पावर 0 इंटू अल्फा 0 ही आएगा, l की पावर 1 इंटू अल्फा तो अल्फा आ जाएगा, t की पावर 0 इंटू अल्फा तो 0 ही आएगा, ये l की पावर बीटा आ जाएगा, और t की पावर -2 इंटू बीटा करोगे तो -2 बीटा आ जाएगा। ऐसे और सोल्व कर सकते हो, l अल्फा यहां, l बीटा यहां, तो टोटल सेम चीज की पावर, तो पावर ऐड हो जाती है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 के इक्वल कर दी। ऐसे ही पावर ऑफ टाइम यूज करो, टाइम की उधर पावर क्या है 1, ये इक्वल होगी, टाइम का यहां पावर क्या है 0 और यहां क्या है -2 बीटा, तो सिर्फ आएगा -2 बीटा, तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/2, यहां से आएगा अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, बीटा यहां रख दो, तो अल्फा ये है -1/2, तो अल्फा आ जाएगा +1/2, तो अल्फा +1/2 आ गया, बीटा -1/2 आ गया, तो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया h की पावर अल्फा है 1/2,
और जी की पावर बीटा है -1/2। तो टाइम जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया √h और ये नीचे जाके √g बन जाएगा। तो टाइम √h/g के प्रोपोर्शनल आ गया। टाइम जो है √h/g, तो फॉर्मूले में √h/g होगा। फॉर्मूले में क्या होगा? √h/g। लेकिन ये नहीं पता कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या होगा। और ये आता है एक लिमिटेशन। डायमेंशनल एनालिसिस से हम एक फॉर्मूला का एक शेप निकाल सकते हैं कि h से g पे कैसे डिपेंड करेगा, लेकिन उस कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा वो नहीं पता कर सकते। इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ये सब चीजें हम यहां से नहीं पता कर सकते। ये थोड़ी कंडीशन आ गई। अच्छा, एक्चुअल फॉर्मूला बताऊं? एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो होता है ये। एक्चुअल फॉर्मूला होता है टाइम का √2h/g। आगे पढ़ते हैं हम मोशन में √2h/g। लेकिन हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल यहां तक हम नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते भाई। क्यों? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम इससे यहां आ जाएं। यदि वो पहुंचना है तो वो फिर हमें प्रॉपर उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। हम उस चीज का प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे तब जाकर के वहां पहुंचेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस से सिर्फ हम यहां तक जा सकते हैं, वहां तक नहीं जा सकते। यही है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में आई बात? तो फॉर्मूला निकालना समझ में आया नहीं आया? ये चीज, ये कैलकुलेशन करना समझ आया नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। ये मानना है, सोल्व करना है, डायमेंशन बैलेंस करनी है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये आनी चाहिए। पावर के साथ हमें खेलना थोड़ा बहुत आना चाहिए। दो सेम चीज की पावर जो सेम चीज, जैसे एल की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा, तो एल की पावर अल्फा प्लस बीटा, एल की पावर अल्फा की पावर बीटा, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ये चीज हमें आनी चाहिए। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आना ही चाहिए। यदि वो आता है तो उसके बाद कोई बड़ी चीज यहां पे नहीं है। उसके बाद कोई बड़ी चीज यहां पे नहीं है। टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। हो सकता है कि सर समझ तो आया लेकिन फील नहीं आया, मजा नहीं आया। और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। जब तक फील ना आए तब तक नहीं मानेंगे अपन। आगे बढ़े, चलो चलो, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, तो बोला है कि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलता है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो है ना, फोर्स, ये फोर्स डिपेंड करता है किस किस चीज पे? पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर डिपेंड्स किस किस पे? मास पे, ठीक है, m, रेडियस पे, ठीक है, स्पीड पे, ठीक है। तो फॉर्मूला बताओ। इसने कहा कि जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो उस पर जो फोर्स लगना चाहिए वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लो हमने कहा ठीक है, फोर्स मान लिया m की पावर अल्फा, v की पावर बीटा, r की पावर गामा, इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है। मान लिया f इनके प्रोपोर्शनल, दोनों तरफ की डायमेंशन बैलेंस कर दो। इधर फोर्स का डायमेंशन बैलेंस कर दोगे, मास का डायमेंशन की पावर अल्फा, वेलोसिटी की पावर बीटा और रेडियस की पावर गामा, बैलेंस कर दो, रख दो सबकी। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? m1 l1 t-2। यहां m आएगा तो m ही आएगा इसका, तो अल्फा, तो सीधा सीधा क्यों ना मैं m की पावर अल्फा ही लिख दूं। यहां v आएगा lt-1, lt-1 की पावर बीटा, और रेडियस है, लेंथ है, तो l की पावर गामा। हो गया, ये आ गया। अब हमारे पास देखो तीन वेरिएबल है, अल्फा बीटा गामा, तीन वेरिएबल अल्फा बीटा गामा। और सब जानते होंगे कि तीन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए तीन रिलेशन या तीन इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। तो तीन इक्वेशन कहां से निकलेंगी? एक m की पावर से, एक l की पावर से, एक t की पावर से। तीनों पावर से एक एक इक्वेशन आएंगी, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। m की पावर बैलेंस करते हैं। m की पावर बैलेंस करोगे तो इधर है 1, m की पावर 1 है, इधर m की पावर है अल्फा, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, ये लो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया अल्फा इज इक्वल टू 1। देखो m की पावर 1 है, इधर भी m की पावर टोटल 1 होनी चाहिए, हमने सोल्व किया, अल्फा 1 आ गया। नेक्स्ट, यहां लेंथ की पावर 1 है, इधर भी टोटल लेंथ की पावर 1 होनी चाहिए। ये तो मना कर देगा कि मेरे पास लेंथ नहीं है, ये कहेगा हाँ लेंथ की 1 है लेकिन मेरे पावर बीटा बैठा है, तो इसका 1 का पावर बीटा मतलब 1 इंटू बीटा आ जाएगा, तो लेंथ की पावर बीटा यहां होगी, ठीक है।
ये कहेगा लेंथ की पावर गामा मेरे पास है, तो टोटल हो जाएगी बीटा प्लस गामा, तो बीटा प्लस गामा 1 के इक्वल होगा। एक रिलेशन ये आ गया। आगे सोल्व करेंगे इसको, अभी नहीं पता हमें बीटा भी गामा पता। चलो आगे चलते हैं टी की पावर पे। उधर है टी की पावर -2, ये कह रहा है टी की टोटल पावर -2 होनी चाहिए। इधर चलते हैं, ये मना कर देगा टी नहीं है। ये कहेगा हाँ बिल्कुल है, -1 की पावर बीटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस बीटा है मेरे पास। ये कहेगा मेरे पास भी टी नहीं है, तो -2 माइनस बीटा के इक्वल है, तो बीटा की वैल्यू 2 के इक्वल होगी। और इस बीटा को 2 यहां रखोगे तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस गामा, तो गामा आ जाएगा -1। 2 उधर जाएगा -2 और प्लस का 1, तो -1 आ जाएगा। आ गया अल्फा बीटा गामा, आ गया अल्फा बीटा गामा। तो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ गया मास की पावर अल्फा, मास की पावर अल्फा। अल्फा कितना है? अल्फा कितना है? 1। वेलोसिटी की पावर बीटा, बीटा कितना है? 2। और रेडियस की पावर गामा, गामा कितना है? -1। तो फोर्स प्रोपोर्शनल आ गया mv²/r। किसी ने हो सकता है सुना हो, किसी ने हो सकता है ना सुना हो, यही फॉर्मूला आता है mv²/r। तो एक्चुअल फॉर्मूला जो आता है ना, एक्चुअल फॉर्मूला जो आता है वो यही आता है, F = mv²/r, यही आता है। और यही यहां से आया, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आता है। कैसे आया 1? इसको हम नहीं बता सकते। डायमेंशनल एनालिसिस सिर्फ बोल सकता है कि इन पे डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई में 1, 2, 5, 10 क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ फॉर्मूले में ऐसा कुछ होगा। और वो एक्चुअल में 1 आता है। जब हम आगे सर्कुलर बोसर पढ़ेंगे तब यहां पढ़ेंगे कि mv²/r आता है। लेकिन देखो हमने उस फॉर्मूले को निकाल दिया है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हमने वो फॉर्मूला निकाल दिया है। यही है डायमेंशनल एनालिसिस। और करो, चलो और करो और करो, जब तक कॉन्फिडेंस ना आए तब तक करते रहेंगे। चलो, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है सॉलिड के अंदर वो डिपेंड करता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है प्रोपोर्शनल होता है y की पावर अल्फा और रो की पावर बीटा। यंग्स मॉडुलस को y से लिखा और डेंसिटी को रो से लिखा, इन पे डिपेंड करता है। निकालो अल्फा और बीटा, तो दोनों की डायमेंशन क्या कर दोगे? बराबर। वेलोसिटी का डायमेंशन बराबर होगा y की पावर अल्फा और रो की पावर बीटा। तो बेटा यंग्स मॉडुलस के बारे में मैंने बताया था, याद करो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो इसका डायमेंशन प्रेशर के जैसा आया था, याद करो, m1 L-1 T-2, याद होना चाहिए। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। देखो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये तो याद करना ही पड़ता है। इतने बार काम आ रहा है तो याद भी हो गया होगा। सो यंग्स मॉडुलस प्रेशर के जैसा होता है, तो ये आ गया। और डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी ये तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो m अपॉन वॉल्यूम करोगे तो L3 ऊपर आएगा, तो ये L-3 बन जाएगा। रख दो यहां पे। तो वेलोसिटी तो हो गया LT-1, LT-1। इधर यंग्स मॉडुलस लिखोगे m1 L-1 T-2, ये लिखोगे। डेंसिटी, डेंसिटी की पावर बीटा, डेंसिटी लिखोगे m L-3, इसकी पावर था अल्फा, इसकी पावर है बीटा। कर दो सोल्व, कर दो सोल्व दोनों तरफ से। कितने वेरिएबल है? अल्फा और बीटा दो वेरिएबल है। इक्वेशन कितनी आ सकती हैं? सर एक L से एक T से नहीं, इक्वेशन 3 आ सकती हैं, एक M से, एक L से और एक T से। समझ रहे हो ना? उधर M नहीं है तो क्या हुआ? नहीं है मतलब M की पावर 0 है, नहीं है उधर M मतलब M की पावर क्या है? 0। तो रिलेशन आएगा वहां से, उसको भूलना नहीं है, वहां से भी रिलेशन आएगा। पर कोई बात नहीं, 3 इक्वेशन आ रही है तो वो कुछ ऐसी आनी चाहिए कि 2 वेरिएबल निकाल पाए, और मतलब 2 इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करें। चलो सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहां से m की पावर 0, तो इसको देखो LT-1 के बजाय लिखो m की पावर 0 भी दिखाओ, वहां पे m 0 है। तो फ्रॉम m, तो मैं कर रहा हूं m से, फ्रॉम मास m से, इधर तो 0 है, किसके इक्वल होगा? इधर है पावर अल्फा। अब ये तो सोल्व करना आना चाहिए भाई तुरंत से, कि इधर m की पावर 1 की पावर अल्फा, तो m की पावर अल्फा, और ये m की पावर बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 0। लेंथ से निकालोगे तो लेंथ उधर है 1, इधर लेंथ आएगी माइनस अल्फा, हाँ, और इधर लेंथ आएगी -3 बीटा, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। टी से निकालोगे तो -1, इधर आएगा -2 अल्फा, और इधर टी है ही नहीं, इधर टी है ही नहीं, तो यहां से देखो माइनस भाग जाएगा, अल्फा = 1/2 आएगा। अल्फा को 1/2 रखोगे इसमें
तो ये आएगा 1 इज इक्वल टू -1/2 -3 बीटा। तो -3 बीटा उधर जाएगा 3 बीटा, और ये 1 इधर आएगा -1 और -1/2 -3/2 बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2। ठीक है। अच्छा, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, फिर उसी क्वेश्चन का क्या काम है, इन दोनों को चेक करो, इन दोनों को चेक करो, अल्फा और बीटा की वैल्यू को इसमें ले जाके रखो, 0 आना चाहिए। आ रहा है, आ रहा है, 1/2 -1/2 0 आ जाएगा। यदि आ रहा है तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ, आ रहा है, आना ही चाहिए, यदि रिलेशन है तो आना ही चाहिए। यदि 0 नहीं आता ना तो हम कहते कि ये वैल्यू गलत है, ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर यदि कुछ और आता ना वहां अल्फा प्लस बीटा 0 रखने पे, तो हम कहते कि जो रिलेशन हम ढूंढ रहे हैं ना, ऐसा कोई रिलेशन होता ही नहीं है। हाँ, यही बोलते कि जो रिलेशन हम ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि सेट कर गया वो वाला थर्ड इक्वेशन को भी, होना ही चाहिए। ठीक है, तो अल्फा आ गया, बीटा आ गया, तो आंसर आ गया। तो आंसर क्या होगा, अल्फा है 1/2, तो y की पावर 1/2 और डेंसिटी की पावर -1/2, तो ये आएगा v इज प्रोपोर्शनल टू √y/ρ। और फॉर्मूला भी एक्चुअल में यही होता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड किसी मीडियम के अंदर वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है √y/ρ। आगे पढ़ते हैं, ये वेलोसिटी √y/ρ। अरे बात समझ में आई, बात समझ में आया क्या कर रहे हैं, बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आया क्या कर रहे हैं। ये बड़ा आसान चीज है, रिपीटेटिव ऐसे 4-5 क्वेश्चन लगाओ, बार बार क्वेश्चंस लगाए जाओ, अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, बार बार क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा कि हाँ ठीक है सर, अब तो सोल्व करना सीख गया। अब कुछ नई चीज सीखते हैं। एक तरीका तो ये है जो पूरी दुनिया करती है, यही करना है, यदि कुछ भी नहीं आता है तो ये करना है। अब एसीपी सर अलग से क्या बता रहे हैं, यहां इस वीडियो को देखना अलग से क्या बेनिफिट है, देखो हम अलग से क्या सोच सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यदि दिमाग है तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एसीपी सर क्या करेंगे वो देखते हैं। अच्छा सर, एसीपी सर क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो v देखो, v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, LT-1 ये होता है, दिख रहा है। हमें y का पता है, रो का पता है, v हमें ये चाहिए। इन दोनों को कुछ ऐसे सेट करना है कि ये आ जाए, इन दोनों को कुछ ऐसे सेट करना है कि ये आ जाए। दो को सेट करना आता है, आता है, देखते हैं, करके दिखाओ, इन दोनों को सेट करके दिखाओ, या एसीपी करेगा, क्यों, चलो मैं ही कर देता हूं, रहने दे, नहीं होगा तेरे से, मैं कर देता हूं। देखो कैसे सेट करना है, वेलोसिटी में दिख रहा है मास नहीं है, वेलोसिटी में दिख रहा है मास नहीं है, ठीक है, मास नहीं है सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब इन दोनों को कुछ ऐसा करो कि मास ना आए, इन दोनों को कुछ ऐसा करो कि मास ना आए। दिख रहा है कि दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, दोनों को डिवाइड करोगे मास भाग जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, क्या, y/ρ या ρ/y, y/ρ या ρ/y, ये पक्का बात है, या तो आएगा y/ρ या आएगा ρ/y। अभी मैं कंफ्यूज हूं कि कौन सा आएगा, अभी मुझे नहीं पता पहली चीज से। चलो ठीक है, दोनों को करके देख लेते हैं। यदि y/ρ करोगे, यहां लेंथ 1 आएगी, यहां लेंथ 1 आएगी, देखते हैं इससे क्या आएगा। यदि इसको इससे डिवाइड करोगे y/ρ, y/ρ करते हो तो लेंथ क्या आएगी, -1 -3, तो l-1 l-3, ये ऊपर जाएगा +3, तो +3 -1 l2 आएगा, यहां से l2 आएगा, और उल्टा करोगे तो यहां से l-2 आएगा। लेकिन मुझे तो l1 चाहिए था सर, ये तो कोई भी नहीं आ रहा, ना ये आ रहा ना ये आ रहा, लेकिन इसको मैं बना सकता हूं 1, इसको मैं बना सकता हूं कैसे, रूट लगा के, तो इसके क्या लगा दो, रूट लगा दो, लेकिन इसको 1 नहीं बना सकता, हटा दो, ये हो गया √y/ρ, l सेट हो गया। तुम टाइम भी सेट करोगे ना तो दोनों को डिवाइड करो, देखो t-2 t-3 t-3 ऊपर जाएगा, +3 -2 +1 बच जाएगा, और देखो +1 बच जाएगा तो ये +1 आ जाएगा। ये y/ρ करो, t-2 और रो करो, यहां टाइम तो है ही नहीं, सॉरी यहां तो टाइम है नहीं, हो गया काम, सेट हो चुका है। t-2 है, रूट करोगे तो t-1 आएगा, t-1 चाहिए, हो गया सेट, वो तो अपने आप ही सेट हो गया तीसरा, तो सीधा आंसर आ गया। तो देखो सिर्फ दिमाग का यूज करके भी ऐसा कर सकते हो,
क्या हुआ, क्या हुआ, सीखा सेट करना? अरे ऐसे सेट करना सिखाएंगे, टेंशन ना लो तुम, ठीक है ना। बस तुम तो लेक्चर देखते जाओ, मैं फॉर्मूले सेट करने की बात कर रहा हूं नालायक को, ठीक है। तो यहां से रूट वाई बाई रो आ गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, और भी ऐसी और बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, प्रैक्टिस, टेंशन ना लो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ये होमवर्क में दे दिया, ये होमवर्क में दे दिया, ये लो खुद से करो बेटा, आ जाएगा रिलेशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो वायर है वो टेंशन टी, लेंथ एल और मास पर यूनिट लेंथ म्यू, इन सब पे डिपेंड करता है। तो बस मानना है टी की पावर अल्फा, एल की पावर बीटा, म्यू की पावर गामा, अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। हाँ, ये आंसर आएगा, आंसर लिख देता हूं, अंडर रूट टी बाई म्यू और 1/L के प्रोपोर्शनल आएगा, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आंसर आएगा। L -1 में आएगा, T 1/2 में आएगा, म्यू -1/2 में आएगा, निकाल लेना, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। हाँ देखो, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन करना वही है, ध्यान से देखना। बोला है कि फाइंड डिस्टेंस डी और विच ए सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन। बोला है कि धुंध के टाइम में किसी सिग्नल को दूर तक, कितना दूर तक देखा जा सकता है, उसको जानने के लिए एक इंजीनियर, जो कि तुम्हारे जैसा कोई आदमी है, वो क्या यूज करता है, रेलवे इंजीनियर यूज डायमेंशनल एनालिसिस। उसने क्या दिमाग लगाया, चलो कितना दूर तक देखा जा सकता है, इस चीज को निकालने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। उसने कई दिन में यह पता लगाया कि ये चीज किस किस चीज पे डिपेंड करती है। तो उसने पता लगाया दैट डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मास डेंसिटी, एक तो इस पे डिपेंड करती है, ठीक है, इंटेंसिटी एस इस पे डिपेंड करती है, और ऑफ द लाइट सिग्नल एंड फ्रीक्वेंसी एफ पे डिपेंड करती है। तीन चीजों पे डिपेंड करती है, मास डेंसिटी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इन तीन चीज पे डिपेंड करती है। मान लो तो हमने कहा डी जो है प्रोपोर्शनल है मास, पहला तो है मास डेंसिटी रो की पावर अल्फा, दूसरा है एस की पावर बीटा, और तीसरा है एफ की पावर गामा। निकाल लो अल्फा बीटा गामा, ठीक है। चलो डेंसिटी, मास डेंसिटी, रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा ml-3, अभी बताया था मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास डेंसिटी आ गया। दूसरा है इंटेंसिटी, पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया, पावर होती है m1L2T-3, पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम, बताया था एनर्जी अपॉन टाइम, इसको एरिया से डिवाइड कर दो L2 से, तो ये आएगा m1L0T-3, ये पावर आ गई, इंटेंसिटी आ गई। तीसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी ये 1 टाइम पीरियड होती है, तो ये T-1 आएगा, ठीक है। चलो इनको रख दो इसमें। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस है मतलब L है, लेंथ है। रो हम निकाल चुके हैं ml-3, ml-3 की पावर अल्फा। एस हम निकाल चुके हैं, m देखो L नहीं है तो मत लिखो, T-3 की पावर बीटा, और ये है T-1 की पावर गामा, T-1 की पावर गामा, ठीक है। ऐसा कर देता हूं, इसको सोल्व करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। सोल्व करना आता है, एक मास से आएगा, एक देखो अल्फा बीटा गामा तीन वेरिएबल है, एक मास से सोल्व करो, एक लेंथ से सोल्व करो, और एक टाइम से सोल्व करो, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे एस की पावर चाहिए, मतलब मुझे बीटा चाहिए। तो बीटा क्या सीधा निकाला जा सकता है क्या, मेरे ख्याल से नहीं, तो सोल्व करना पड़ेगा ही। मास जीरो है, यहां मास क्या है अल्फा, यहां मास क्या है प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, वहां लेंथ है 1, यहां लेंथ क्या है -3 अल्फा, हाँ, और लेंथ क्या है, यहां है ही नहीं, अल्फा आ गया, लो अल्फा आ गया 1 - देखो लेंथ सिर्फ इसमें थी, ना इसमें थी, तो यहां से -1/3 अल्फा आ गया। अल्फा को यहां रख दो, तो बीटा आएगा माइनस ऑफ अल्फा, तो इसको रखो, बीटा की वैल्यू आएगी -अल्फा, तो ये आ जाएगा 1/3। तो हमें s की पावर, तो इसका मतलब जो डिस्टेंस d है ये प्रोपोर्शनल है s की पावर 1/3, और इसने किसके प्रोपोर्शनल दी है 1/n,
तो आंसर क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3। ये लो जेई एडवांस का क्वेश्चन है, ये देखो क्या है जेई एडवांस, इसमें बताओ क्या 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 एडवांस क्या पूछ लिया, इन पे डिपेंड करता है, उनकी वैल्यू रखी तुरंत से आंसर आया, हो गया सोल्व, हो गया सोल्व। बोलो बोलो बोलो, हो गया सोल्व। तो ये तरीका तो लगा ही सकते हो, कभी भी यदि कुछ और नहीं आता दिमाग में तो ये तरीका लगाना है। हां, इन तीनों का यूज करके तुम वैसे भी सोच सकते हो, इन तीनों का, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, एक डायमेंशन ये, इन तीनों का यूज करो और सोचो कि हमें किसका निकालना है, डिस्टेंस का, लेंथ निकालना है, मतलब मास को गायब करना है। देखो यहां से पूरा रिलेशन निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मास को गायब करवा दो यहां से, दोनों को डिवाइड करके मास गायब हो गया। टाइम को गायब करवा दो, टाइम इसमें है -3, इसमें -1, दोनों को यूज करके टाइम गायब करवा दो, वहां से निकालो। लेकिन ये कोई बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं थी, आसान सा फॉर्मूला था, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। और एक रिस्क क्यों ले ज्यादा, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कितने भी आ जाएं हम तुरंत से सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है। चलो चलो, तो कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो, कोई भी डायमेंशन, कोई भी क्वांटिटी हो जो हमें नहीं पता है, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके ऐसे निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या आएगा देखो, क्या बोला है, कैन वी टेक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, स्पीड ऑफ लाइट c, स्मॉल c है, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। बोला है कि एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में इनको क्या फंडामेंटल हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ये बोला गया है। अच्छा, तो याद करो फंडामेंटल क्वांटिटी की क्या कंडीशन बताई थी, याद करो। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसको ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, याद आया, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा हाँ सर, याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा। एक दूसरे से क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट। यदि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उनको फंडामेंटल मान सकते हैं। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ, मतलब जिस ग्रुप को तुम फंडामेंटल मानना चाहते हो उस ग्रुप की किसी भी एक क्वांटिटी को बाकी सबके टर्म्स में नहीं लिख पाए, ऐसा होना चाहिए। यदि लिख पाए बाकी टर्म्स में तो फिर नहीं होगा, फिर उसको हम फंडामेंटल नहीं मान सकते। अच्छा, तो सर जी, एच और सी, इन तीन को क्या एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जी, एच और सी को क्या एक दूसरे के टर्म्स में लिखा जा सकता है। फिर हम फॉर्मूला सोच रहे हैं, जैसे मैंने याद करो वहां दिया था फोर्स मास एक्सेलरेशन, तुमने तुरंत से सोच लिया F इज इक्वल टू ma, वहां तो रिलेशन दिमाग में आ गया तुरंत से। लेकिन GHC कोई रिलेशन दिमाग में नहीं आ रहा, अब क्या करें। कोई रिलेशन दिमाग में आ जाता तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आ रहा कोई दिमाग में, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि कोई रिलेशन हो ही नहीं सकता। क्या पता हमारा दिमाग उतना सोच ही ना पा रहा हो, ठीक है। मेरे को नहीं पता इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, पर मैं सोच नहीं पा रहा, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूं कि कोई रिलेशन है या नहीं है। कैसे कंफर्म करूं कि है या नहीं है। तो उसके लिए एक आसान सा तरीका है, मान लो इनमें रिलेशन है और सोल्व करके उसको गलत प्रूव कर दो कि देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए गलत है। चलो हम क्या करेंगे, लेट, मैंने कहा जी जो है इसको एच और सी के टर्म्स में लिख सकते हैं। मान लो मैंने कहा जी इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर अल्फा और सी की पावर बीटा, मान लिया। यदि अल्फा और बीटा के सोल्व करने पे कुछ वैल्यूज आ गई तो इसका मतलब वो रिलेशन होगा, और यदि सोल्व करने पे वो वैल्यू एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, नहीं कोई वैल्यू आती है, तो हम कहेंगे कि हाँ ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, बात तो सही है। चलो तो मान लिया रिलेशन है, तो जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होना चाहिए एच के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर अल्फा और सी के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर बीटा। देखो यूनिट एंड डायमेंशन में मैं बार बार आज पूरे लेक्चर से यही किए जा रहा हूं, और कुछ है ही नहीं। कुछ भी करना है यही करना है, कुछ भी करना है, बस डायमेंशन लिखनी है और ये पावर बैलेंस कराना है। और है ही क्या डायमेंशन एनालिसिस में, कहां से कुछ नई चीज करा दी। इन्हीं चीजों को कहां कहां यूज कर सकते हैं, नए नए टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो हम सारे कवर कर रहे हैं। हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जैसा पूछा गया है और जैसा पूछा जा सकता है, हर टाइप का क्वेश्चन हम यहां कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका रिलेशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, डायमेंशन लिखो। जी का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, याद आया,
जी M1 M2 फोर्स के इक्वल एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो एफ एम एम माइनस 1 आया था, एफ आर स्क्वायर था तो L3 आया था, T माइनस 2 आया था, ये जी का है। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल बताया गया था, याद है? देखो ये कुछ चीजें निकालनी आनी चाहिए। मेरे को भी अब मैं भी बस वही फॉर्मूला सोच करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तुम्हें भी साइड से बस ऐसे रफ काम में करके वो फॉर्मूला निकाल लेना है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट है mvr, तो m v l t माइनस 1 r, तो L2 हो जाएगा t माइनस 1, ये हो जाएगा की पावर अल्फा, और स्पीड होता है LT माइनस 1 की पावर गामा, सॉरी बीटा। ये परेशान ना हो कि ये कैसे, बेटा प्रैक्टिस बार बार यूज करने से, बार बार यूज करते हैं तो अपने आप प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर्मूले को इजीली तुम याद कर सकते हो। अच्छा ये इस फॉर्मूले से आया था, ये आ गया। तुम्हें भी यही करना है, इनको रटना नहीं है या कॉपी खोल के देखना नहीं है, बार बार सोचो प्लैंक्स कांस्टेंट को। अच्छा एंगुलर मोमेंटम mvr, प्लैंक्स कांस्टेंट आते ही mvr दिमाग में आना चाहिए, mvr तीनों का लिखो और सोल्व करके निकाल दो। समझ गए ना? ऐसे होना चाहिए, देखना, कॉपी करना नहीं है। अब ऐसे याद होता है चीजें जब हम बार बार यूज करते हैं। चलो इनको बैलेंस कराते हैं, तो मास से निकालते हैं। मास यहां कह रहा है -1 पावर होनी चाहिए, मास यहां कह रहा है -1 होना चाहिए, इधर टोटल मास बस इसी के पास है, तो यहां से आ गया अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आ गई -1, अल्फा की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो लेंथ को सोल्व करते हैं। लेंथ है उधर 3, लेंथ है उधर 3, इधर आएगा 2 अल्फा, ठीक है, इधर आएगा बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अल्फा को -1 पुट कर दो इसमें, तो ये आएगा 3 -2 प्लस बीटा, तो ये आ गया बीटा इज इक्वल टू 5, बीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अल्फा आ गया -1, बीटा आ गया 5। इसका मतलब ये रिलेशन है, इसका मतलब फॉर्मूला बन गया, तो इसका मतलब हम इसको फंडामेंटल नहीं बोल सकते, यही बोल दोगे। कुछ लोग जोश में आ जाते हैं ऐसे, हाँ सर अल्फा आ गया बीटा आ गया इसका मतलब रिलेशन है। अरे भाई मैंने कहा अल्फा और बीटा तो आगे अच्छी बात है, लेकिन वो जो टी है ना उसको भी तो चेक कर लो, वो भी खुश है या नहीं है। इस अल्फा और बीटा से टाइम खुश है या नहीं उससे तो पूछ लो भाई। तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा ना, एक एम से आएगी, एक एल से आएगी, एक टी से भी आई है, उसको भी देखो। ऐसे जोश में मत आओ स्टार्टिंग में कि अल्फा बीटा आ गई। टाइम को भी देखो, टाइम क्या आ रहा है -2, तो इधर भी टोटल -2 होनी चाहिए, तो -2 होनी चाहिए, तो ये आ गया माइनस अल्फा और यहां से आ गया माइनस बीटा, तो यहां से माइनस माइनस इधर चला गया, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2 के इक्वल। देखो ये अल्फा कह रहा है -1, बीटा कह रहा है +5, तो अल्फा प्लस बीटा ये आ गया 2 के इक्वल। पुट अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू +5, तो रखोगे तो -1 + 5 इज इक्वल टू 2। गड़बड़ा गया मामला, गड़बड़ा गया मामला, मतलब नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये ध्यान देने वाली बात है। तीसरी इक्वेशन ने पहली दो इक्वेशन से जो रिजल्ट आए उनके लिए मना कर दिया कि मैं ये रिजल्ट नहीं रखूंगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई रिलेशन जो तुम सोच रहे थे वो पॉसिबल ही नहीं है। यदि हां सोल्व करने पे आता 2 = 2, मतलब सेट होता मामला, जैसे थोड़ी देर पहले अभी इक्वेशन से सेट हो गया था, यदि ऐसा होता तो हम कहते हां ये रिलेशन पॉसिबल है। अब रिलेशन होता तो फंडामेंटल नहीं मानते, लेकिन रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे से, इसलिए इनको फंडामेंटल मान सकते हैं। तो ठीक है, तो इसका मतलब नो रिलेशन इन जी एच एंड सी। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब दीज दे कैन बी कंसिडर, दे कैन बी टेकन एज फंडामेंटल। इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह ले सकते हैं, इन तीनों क्वांटिटी को फंडामेंटल की तरह ले सकते हैं। क्लियर हुई बात सभी को? अच्छा, तो अब एक दिमाग में ख्याल आया कि हाँ यार इन तीनों को फंडामेंटल ले सकते हैं। तो मान लो तुम्हारे को कल के अंदर कल को तुम्हारे बहुत पावरफुल हो गए, तुम बहुत ताकत, बहुत मतलब अलग दुनिया बसा रहे हो, तुम ले जाकर के एक अपनी अलग दुनिया बसा रहे हो। वहां पे जाके तुम कह रहे हो कि नहीं भाई आज से वो फंडामेंटल नहीं मानी जाएंगे जो वहां मानी जाती थी, हम हमारा नया डिसाइड कर रहे हैं। और तुम कह रहे हो कि आज से हम जी
एच और सी इनको फंडामेंटल बोलेंगे। चेक तो कर ही चुके हैं कि इनको बोल सकते हैं फंडामेंटल। तो तुमने वहां जाके घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में जी, एच और सी को ही फंडामेंटल बोला जाएगा, जी, एच और सी को ही फंडामेंटल बोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन गया एक लो वहां के लिए कि एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, स्पीड ऑफ लाइट c एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h को फंडामेंटल क्वांटिटीज लिया गया। तो बोला कि बताओ यदि इनको फंडामेंटल लोगे तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तुम सोच रहे हो कि सर लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला तो लेंथ ही होगा ना। अरे बेटा वो तो यहां के सिस्टम ऑफ यूनिट में है। जैसे तुमने एम, एल, टी इन सबको फंडामेंटल लिया था तो सबका वेलोसिटी का Lt-1, फोर्स का mLt-2, एनर्जी का mL2T-2 इनके टर्म्स में आता था क्योंकि इनको फंडामेंटल लिया था। अब वहां पे फंडामेंटल है G, H एंड C। तो जो तुम डायमेंशन लेंथ की निकालोगे वो G की पावर कुछ, H की पावर कुछ और C की पावर कुछ में आएगा या नहीं आएगा। बस वो पावर ही हमें बतानी है, वही डायमेंशन हमें निकालनी है। इस बार आंसर G, H और C के टर्म्स में आना चाहिए। बोलो मजा आया नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि करना क्या है। देखो कुछ नया नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, एक रिलेशन ही तो निकालना है। जी, एच और सी से यूज करके लेंथ ही तो निकालनी है। निकाल दो अभी से, इतनी देर से हम करते क्या रहे, यही तो करते आ रहे हैं। लेट एल इज प्रोपोर्शनल टू जी की पावर अल्फा, एच की पावर बीटा, सी की पावर गामा। सोल्व करके अल्फा, बीटा, गामा निकाल लो। हो गया सेट, हो गए खुश। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत। निकाल दो, निकाल दो। देखो यदि हम ज्यादा कुछ तगड़ा नहीं सोच सकते तो यही करो, यही करो। लेंथ को मानो इसके प्रोपोर्शनल, तुरंत से इक्वेशन बनाओ, सोल्व करके आंसर निकाल दो। कितना टाइम लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा मुश्किल से यार। लगा दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चंस तो कैलकुलेशन के होते भी हैं, लगा दो, सोल्व कर दो, जल्दी से सोल्व करो। एल लेंथ, 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 लेंथ का तो अब देखो नया सिस्टम ऑफ यूनिट जरूर है, लेकिन जो हमारा जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो भी इनमें रिलेशन तो रिलेशन ही है, वो तो रिलेशन तो आएगा ही कुछ ना कुछ। तो हमने कहा कि जो डायमेंशन हम यहां यूज करते थे उनका यूज करके नया डायमेंशनल फॉर्मूले का रिलेशन निकाल लो। मतलब लेंथ तो सर डायमेंशन एल रखती थी, यहां पे इक्वल होगा जी सर यहां डायमेंशन रखता था m-1 L3 T-2, ये रखता था भाई, ये रखता था। और h रखता था m1 L2 T-1। हाँ तो इसका पावर अल्फा, इसका पावर बीटा और CLT-1 इसका पावर गामा। यहां ये डायमेंशन रखते थे तो ये रिलेशन इसका यूज करके निकाल देंगे। निकालो यहां देखो m, अब देखो कहोगे सर L एक की इक्वेशन बनेगी। अरे भाई उधर m नहीं दिख रहा, इसका मतलब m की पावर 0 है। t नहीं दिख रहा मतलब t की पावर 0 है। वहां से रिलेशन बनेंगे, एक m से, एक l से और एक t से, तीनों से रिलेशन बनेगा, अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। करो, m की पावर 0 है, फ्रॉम m, फ्रॉम मास, मास का यूज करोगे तो इधर है 0 इज इक्वल टू, यहां है -1 पावर अल्फा तो माइनस अल्फा हो जाएगा, यहां हो जाएगा 1 इंटू बीटा तो प्लस बीटा हो जाएगा, और यहां मास नहीं है तो ये आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। एक इक्वेशन आ गई, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दूसरा, यहां लेंथ है 1, लेंथ है 1, लिख देता हूं लेंथ, लेंथ से सोल्व करोगे तो लेंथ है 1, यहां लेंथ है 3 अल्फा और यहां लेंथ है 2 बीटा, ठीक है, और यहां लेंथ है गामा। अरे यार 3 में इक्वेशन बन गई, कोई बात नहीं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 1। ओके, तीसरा टाइम से सोल्व करो, टाइम से। टाइम क्या कहता है, टाइम उधर है 0, टाइम है 0, इधर टाइम आएगा -2 अल्फा, -2 अल्फा, इधर टाइम आएगा माइनस बीटा, इधर टाइम आएगा माइनस गामा, माइनस 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 0 में भाग जाएगा, उधर ले जाके 0 हो जाएगा, या तीनों को उधर ले जाओ प्लस में आ जाएंगे। तो 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तीन वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं यार, आता है किसी को? अरे तीन वेरिएबल की इक्वेशन कैसे सोल्व करूं? 2 की सोल्व करनी आती है, 2 में कन्वर्ट कर दो। 2 में कैसे? अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा पुट कर दो ना,
अल्फा और बीटा को इक्वल पुट कर दो। तो एक काम करो, बीटा को भी अल्फा पुट कर दो, बीटा को भी क्या पुट कर दो, अल्फा। तो इस रिलेशन को यहां यूज करोगे तो 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, तो ये आएगा 5 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे ही यहां भी अल्फा को बीटा को और बराबर पुट कर दो तो 2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो ये आएगा 3 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। अब तो देखो अल्फा और गामा में ही रिलेशन है, अल्फा और गामा में रिलेशन है, सोल्व कर दो। तो एक काम कर सकते हैं, दोनों से गामा भाग सकता है, माइनस कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस कर दो, तो 5 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा है 3 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है। माइनस करना आता है, माइनस कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा हो जाएगा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 अल्फा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। अल्फा और बीटा बराबर थे, तो अल्फा 1/2 तो बीटा भी 1/2। और यदि बात करें गामा की, गामा इससे निकाल लो, तो 3 अल्फा प्लस गामा की वैल्यू है 0, तो गामा आ जाएगा माइनस का 3 अल्फा, मतलब माइनस का 3/2। तो इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कि L जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा g की पावर अल्फा, अल्फा कितना था 1/2, g की पावर 1/2। ठीक है, h की पावर बीटा भी 1/2, c की पावर गामा माइनस 3/2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर माइनस 3/2, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो बोलो बोलो, ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बनता ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो बनता ही है, जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस की बातें कर रहा हूं मैं। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछेगा तो कैलकुलेशन तो बनेगी ही बनेगी, ऑब्वियस सी बात है। पूरे घंटे में यार 15, 16, 18 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं, तो बढ़िया नंबर से बढ़िया रैंक से सिलेक्शन होता है, समझ रहे हो ना। तो ठीक है, हाँ होना चाहिए, बिल्कुल समय लगता है, 2-2 मिनट 3-3 मिनट 4-4 मिनट लगते हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने में, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हाँ, करना क्या है, बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल सिस्टम है, फ्लो है, बस इस फ्लो के साथ फ्लो करना है और कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। चलो चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है कंसीडरिंग डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, फाइंड डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालना है। चलो सबकी डायमेंशन लिख लेते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3, ये मास अपॉन वॉल्यूम। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो t-1। वेलोसिटी, वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी आएगा lt-1, lt-1। किसका निकालना है, एंगुलर मोमेंटम का। फाइंड क्या करना है, ये तो दिया है, ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम L, एंगुलर मोमेंटम को मैं L से लिख देता हूं, तो एंगुलर मोमेंटम L है mvr, ये आएगा m1 L2 t-2, इसका रिलेशन फाइंड करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, इसका रिलेशन फाइंड करना है, बोलो बोलो। तो एक तरीका तो चलो मेथड 1 यही है, मान लेंगे L इज प्रोपोर्शनल टू रो की पावर अल्फा, F की पावर बीटा और V की पावर गामा, और सोल्व कर लो, सोल्व अल्फा बीटा एंड गामा। कोई नई चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, सबका डायमेंशन रखो, मास लेंथ टाइम का बैलेंस कराओ, इक्वेशन बनेंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। कोई नया नहीं है, कुछ नया काम नहीं है, पर हम कुछ नया सीखते हैं। अब चलो, इसमें तो कोई नया काम नहीं है, कुछ ऐसा तरीका है कि सर थोड़ा सा दिमाग लगा के आसानी से निकाला जा सके, ये 3-3 इक्वेशन ना सोल्व करनी पड़े। तो बेटा देखो, पॉसिबल तो है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो दिमाग लगा पाते हैं नहीं, तो एसीपी क्या करेगा, देखो मेथड 2 एसीपी क्या करेगा, एसीपी क्या करेगा, हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये, हमें फाइंड क्या करना है, m1 L2 t-2। फाइंड क्या करना है, m1 L2 t-2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है
M1L2T-2 किस किस का यूज करके, रो, एफ और वी का। तो देखो यदि ये बनाना है ना तो मास 1 चाहिए। देखो मास ढूंढो, ना इसमें है ना इसमें है, मास है तो इसमें है, मतलब डेंसिटी तो फिक्स हो गई। यदि मास चाहिए तो डेंसिटी आएगी, और डेंसिटी एज इट इज आएगी। वो मास 1 है तो हमें 1 ही चाहिए, हमें चाहिए भी पावर 1 और है भी पावर 1। तो इसका मतलब जो एल हम निकाल रहे हैं इसके फॉर्मूले में डेंसिटी तो एज इट इज होगी, रो तो एज इट इज होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने लिखा रो एज इट इज होगा। चलो ठीक है, अब चलते हैं इन दोनों के ऊपर और रिलेशन ढूंढते हैं। चलो मैंने रो ले लिया तो एल की पावर आया -3, यहां एल नहीं है, एल ये खेलेगा ये इसके साथ। तो अब देखना क्या है, मुझे एल चाहिए 2, मुझे चाहिए लेंथ की पावर 2, और ये दे रहा है लेंथ की पावर -3। मुझे 2 बनाना है, -3 दे रहा है, ये तो कुछ करेगा नहीं लेंथ में, इसको छोड़ो, ये करेगा लेंथ में। क्या करेगा ये, क्या करेगा लेंथ में, एल देगा, लेंथ L1 देगा। मुझे -3 आ चुका है मेरे पास, जब मैंने रो लिया तो -3 आया, एल मेरे पास -3 आया, बनाना मुझे 2 है, तो इसको एल की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एल -3 को एल की पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब एल की पावर 2 बनेगा। हाँ बात तो सही है सर, एल की पावर -3 तो यहां था, एल की पावर -3 तो डेंसिटी से आ चुका है, और एल की पावर 5 से करेंगे तब जाकर के एल की पावर 2 देगा जो मुझे चाहिए। एल की पावर 5 कहां से लाऊं, यहां से लाओ, वेलोसिटी की पावर 5 करो, तो ये लो वेलोसिटी की पावर 5 करो और मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि लेंथ की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वेलोसिटी की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां तक समझ में आया? मास सेट हो चुका है, लेंथ को भी सेट कर लिया है, मास 1 आ चुका है, लेंथ 2 आ चुकी है, ठीक है। अब हमें टाइम चाहिए -2, -2 था क्या, एंगुलर मोमेंटम MVR, हाँ एंगुलर मोमेंटम, ये तो एनर्जी लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम के लिए ये आएगा -1। हाँ देखो देखो गड़बड़ लिख रहे थे ना, मास इंटू वेलोसिटी इंटू टाइम, -1 आएगा, ठीक है ना। हाँ तो लेंथ तो 2 है, अभी तक कोई गड़बड़ नहीं किया, बाकी लेंथ तो 2 है। अब हमें टाइम को सेट करना है, ये टाइम को कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, मास हो गया लेंथ हो गया, ये दोनों टाइम को सेट करेंगे। अब मैं वेलोसिटी की पावर 5 ले चुका हूं, जब वेलोसिटी की पावर 5 ले रहे हो तो इसका मतलब t की पावर -5 तुम्हारे पास आ चुका है, लेकिन तुम्हें चाहिए t की पावर -1, तो t की पावर -5 आ चुका है, तुम्हें चाहिए t की पावर -1, तो इसका मतलब तुम्हें -1 चाहिए तो t की पावर -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। यदि तुम t की पावर -1 चाहते हो तो -4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, -4 इससे बनेगा, तो फ्रीक्वेंसी की पावर 4 ले लो। जब फ्रीक्वेंसी की पावर 4 लोगे तो 4 टाइम्स करोगे तो -4 आ जाएगा, ये सेट हो जाएगा। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम आ गया, रो की पावर 1, v की पावर 5, f की पावर -4, वहां से भी सोल्व कर लेना, यही आंसर आएगा, वहां से भी यही आंसर आएगा। अरे यार इतना सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, लेकिन सोचने की एक सीक्वेंस भी मैं बता रहा हूं ना बेटा। सबसे पहले मास पकड़ा, क्यों, क्योंकि वो एक में ही आ रहा था, फिर मास होने के बाद लेंथ पे गए, लेंथ को देखा तो लेंथ दूसरे में, एक में ही आ रहा था, दूसरे में उसके अलावा, तो पहले मास को सेट किया। यदि 3 को सेट करना है तो पहले एक को सेट करो, फिर दूसरे को सेट करो, फिर तीसरे को सेट करो, तीनों को एक साथ सेट नहीं कर पाओगे बेटा। हाँ रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हाँ एक एक करके सेट करो, ठीक है। पहले रो को सेट किया, मतलब मास को सेट किया, फिर लेंथ को, फिर टाइम को, एक एक सेट किया, तीनों सेट हो गए, खुश, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, ठीक है। हाँ एक साथ सेट करना है तो फिर ये करना पड़ेगा, पूरा इक्वेशन सोल्व करो, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सोल्व करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पहले के एग्जाम में आए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। देखो इनमें सेट करने की ही प्रैक्टिस तुम्हें मैं थोड़ी करवाना चाहता हूं, एक्चुअल में कैसे सोचा जाता है चीजों के लिए। जब हम कुछ क्वेश्चंस में सोचेंगे, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में तुम सोचो, फिर मैं बताता हूं कि एसीपी मेथड से इसको कैसे करेंगे। जल्दी से सोचो, करो पोज करो और जल्दी करो। चलो अब करें, हमें गिवन क्या है, फोर्स आते ही दिमाग में आना चाहिए M1L1T-2। दूसरा हमें दिया है एक्सेलरेशन से दिमाग में आना चाहिए LT-2। तीसरा हमें दिया है टाइम से दिमाग में आना चाहिए टाइम बस T। चाहिए क्या एनर्जी,
एनर्जी क्या होती है? m1l2t-2, m1l2t-2, ये 3 दिए हैं, ये चाहिए, हो जाएगा सेट। देखो एनर्जी को सेट करना है ना, मास 1 चाहिए, मास सिर्फ फोर्स देगा, तो फोर्स तो सीधा सीधा 1 आएगा, ऐसे एचजीटी जाएगा, फोर्स दे दिया। अच्छा फोर्स आ गया, तो अब देखो लेंथ को सेट करते हैं। फोर्स के साथ लेंथ की पावर आई 1, लेंथ की पावर आई 1, लेकिन हमें क्या चाहिए? लेंथ की पावर 2, तो एक और ले लो, इसको एक और ले लो, ये लेंथ की पावर 2 आ जाएगी, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करोगे तो मास तो सेट हो चुका था पहले फोर्स से ही, लेंथ 1 लेंथ 1 लेंथ 2 आ गया, मतलब ये भी सेट है, लेंथ 2 हो गया। अब t चाहिए -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा टाइम के लिए? t -2 ये देगा, t -2 ये देगा, तो t हो गया -4। लेकिन यार मुझे तो -2 ही चाहिए था, हमारे पास आ गया -4। अब क्या करें? हमें तो कम करना पड़ेगा, तो t है, तो एक काम करो, ये t की पावर पॉजिटिव है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करो t की पावर 2 से, देखो t की पावर -2 बन जाएगा, t की पावर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। पहले मास को देखा, फिर लेंथ को देखा, फिर टाइम को देखा, F(t²) आंसर, F(t²) 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 आंसर, ये लो आंसर आ गया। ऐसे सेट किया जाता है एक एक चीज को, बिल्कुल ऐसे सेट किया जाता है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट पे, इसको सेट करो। जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सोचो तुम एग्जाम में होते और एसीपी से पढ़े होते तो तुम क्या करते? जल्दी से जल्दी से जल्दी से, सोचो सोचो। चलो, मोमेंटम P, मास इंटू वेलोसिटी, mlt-1, मास इंटू वेलोसिटी, एरिया एरिया L2, टाइम टाइम कैपिटल T, ठीक है, ये कैपिटल T है, यहां भी कैपिटल T। मोमेंटम, एरिया और टाइम तीनों की डायमेंशन हमें आती है। पूछा किसका है? डायमेंशनल ऑफ एनर्जी, एनर्जी चाहिए, मतलब हमें क्या बनानी है? m1l2t-2। सोचो क्या करना है, देखो देखो देखो, मास सेट करो, पहले मास सेट करो, कर पा रहे हो नहीं? यदि सोल्व कर पाओ तो तुम भी एसीपी हो, हाँ, यदि तुम इस तरीके से सोल्व कर पा रहे हो इसका मतलब तुम भी एसीपी हो। मतलब वो सोच होगी, एक सोच ऐसी जनरेट करो कि क्वेश्चंस को कैसे बिना मतलब ज्यादा कैलकुलेशन के पार्ट से जाए हुए कैसे चीजों को सोचा जाए, कैसे अरेंज किया जाए, सीक्वेंस क्या रखा जाए। यदि तुम सोच पा रहे हो तो तुम भी एसीपी बन गए। ठीक है, तो जल्दी से बताओ एनर्जी को कैसे रिलेट करोगे, जल्दी से बताओ। और यदि कर पा रहे हो तो कमेंट में लिखो कि हाँ सर मैंने कर लिया, मेरे समझ में आया, ये सीधे लिखा करो कमेंट्स में, उससे मैं देख पाता हूं कि हाँ कितने लोग मेरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। समझ रहे हो ना? यदि तुम वीडियो देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम उसको लिखो कमेंट्स में, हाँ सर मेरे ये चीज बढ़िया दिमाग में क्लिक हुई तो अच्छा हुआ। और यदि कोई दिक्कत है तो वो बताओ कि सर यहां चीज दिक्कत है, इस पे फोकस करो, तो मैं उस चीज पे ध्यान दूंगा। ठीक है ना? चलो 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 सोचो इस चीज को कैसे सेट करेंगे, लिखना है सभी को कमेंट्स में। हाँ, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, मास इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसी में है, मतलब पावर, तो ये प्रेशर, सॉरी क्या था ये, मोमेंटम, P तो एजीटी जाएगा, P तो एजीटी जाएगा क्योंकि मुझे भी m1 चाहिए, इसमें भी m1 है। सेट हो गया मास सेट हो गया। चलो लेंथ पे चलते हैं। जब मास सेट हुआ तो लेंथ ये दे रहा 1, मुझे चाहिए 2, ये तो 2 देता है एक साथ ही, पर मुझे तो एक तो मिल चुकी है लेंथ, एक ही और चाहिए, तो √a, ये लो, एक चाहिए तो कोई बात नहीं, √a। हाँ, L2 देता है, रूट करोगे L दे देगा, L पहले से, L बाद में आ गया, L² हो गया। t-1 है, मुझे चाहिए -2, अरे यार -1 तो पहले से है, एक माइनस चाहिए तो एक बार डिवाइड कर दो t से, ये लो। तो एनर्जी क्या बन गई? एनर्जी प्रोपोर्शनल आ गई P की पावर 1, A की पावर 1/2, T की पावर -1, P1 A -1/2, सॉरी 1/2 t-1, ये लो आंसर आ गया, ये लो आंसर आ गया। बोलो बोलो, विदिन 10 सेकेंड टिक, आगे बढ़ो। हाँ, फिजिक्स इतना आसान है। ठीक है, चलो 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 और आगे बढ़ते हैं, कुछ नया। अब एक और स्टेप अप करते हैं, हमने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी हैं, अब एक और स्टेप अप करते हैं, कुछ नई चीज और सीखते हैं। क्या है? इसने बोला इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ लेंथ दे दिया, मास दे दिया
और टाइम दे दिया, तो बताओ 10 जूल एनर्जी को इस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या लिखा जाएगा? इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। इसको बोलते हैं यूनिट कन्वर्जन। तो यूनिट कन्वर्जन करने का तरीका देखो क्या होता है। हम जानते हैं कि n इंटू यू, पहले लेक्चर में बताया था, n इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है ना वो कांस्टेंट होता है। n इंटू यू का जो प्रोडक्ट होता है ना वो कांस्टेंट होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। जैसे 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिखोगे तो यूनिट को बड़ा और छोटा करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे उल्टा असर पड़ता है। यदि बड़ी यूनिट में मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आएगी, छोटी यूनिट में मेजर करोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे 1 मीटर, इसको यदि सेंटीमीटर में मेजर करते हो तो 100 सेंटीमीटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसे किलोमीटर में मेजर करोगे तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा, तो छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसी चीज को हम यूज करते हैं कैसे? N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जब भी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाना होता है तो हम ऐसा करते हैं, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये लगा देते हैं। इसमें कैसे लगाएंगे? देखो, हमें एक यूनिट में वैल्यू दी है 10 जूल। जूल, जैसे ही जूल देखा मेरे दिमाग में आया SI यूनिट। क्या दिमाग में आया? SI यूनिट। और जूल से दिमाग में एनर्जी है, वैसे दे भी रखी एनर्जी, तो SI यूनिट एनर्जी की होती है kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अरे mL2T-2 होता है ना, तो मास kg, लेंथ का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, SI यूनिट में लेंथ मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, और T सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिक्स है, वहां मास kg में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, फिक्स है। तो 10 जूल से हमने ये चीजें निकाल ली। तो एक तरफ यूनिट क्या लिखोगे? नंबर तो हो गया 10 और यूनिट हो गई kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी यूनिट, दूसरा नंबर मेरे को निकालना है। बोला है कि नए सिस्टम में जब यूनिट ऐसा ऐसा है, उस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू इस एनर्जी की क्या होगी? हमने कहा लो N2 होगी, पता करना है, इनटू यूनिट। वहां मास देखो, एनर्जी है mL2T-2, वहां मास किस में है? वहां पे ये देखो, मास इज 1 ग्राम, तो यहां लिख दो 1 ग्राम, मास लिख दो 1 ग्राम, ठीक है, ओके। फिर दूसरा है लेंथ का स्क्वायर, लेंथ क्या है यहां पे? 10 मीटर। जैसे ऐसा यूनिट में 1 मीटर होता है ना, ऐसे यहां 10 मीटर को रेफरेंस लिया गया, 10 मीटर को यूनिट लिया गया, कोई बात नहीं, तो 10 मीटर और लेंथ का स्क्वायर करना है तो यहां भी स्क्वायर कर दो। 1 ग्राम 10 मीटर, तो इसका स्क्वायर करना था, स्क्वायर कर दिया। अपॉन टाइम का स्क्वायर, नीचे टाइम का स्क्वायर करना है। टाइम क्या है? टाइम इज 1 मिनट, तो मतलब 1 मिनट का स्क्वायर। ये लो, क्या कुछ नया काम किया? उधर तो ऐसा यूनिट लिखा, इधर ये पता करना है, और जो यूनिट दी थी मास वाली रख दी, लेंथ वाली रख दी, टाइम वाली रख दी, एज इट इज, बस क्वेश्चन छाप दिया। ये एक प्रकार से क्वेश्चन छापा है, 10 जूल, जूल को ये लिख दिया, और N2 निकालना है, ये दिया था, सब कुछ रख दिया। ये स्क्वायर ये कहां से लगाया? डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का हम जानते हैं, mL2T-2, तो मास पे पावर 1, लेंथ पे पावर 2, टाइम पे पावर -2, -2 मतलब नीचे स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत? अब सोल्व कर दे। अब दोनों तरफ से सोल्व करने के लिए तेरे को यहां ग्राम में है तो उधर भी ग्राम में बनाना पड़ेगा। मीटर मीटर, सेकंड सेकंड, सेम बना लो यूनिट, ताकि कैंसिल कर सको। तो यह आ जाएगा 10, और केजी को लिखोगे 1000 ग्राम, 10 इंटू 1000 ग्राम। मीटर को मीटर रहने दो और सेकंड को सेकंड रहने दो। N2 निकालना है, 1 ग्राम इंटू 10 मीटर का स्क्वायर, तो इसको एक काम करो, 10 को बाहर ले लो तो 10 का स्क्वायर आएगा 100, और ये बचेगा मीटर स्क्वायर। 1 मिनट को लिखो 60 सेकंड, सो 60 गुना 60 इंटू सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। अरे 60 का स्क्वायर बाहर आएगा ना, 1 मिनट 60 सेकंड, 60 सेकंड का स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 स्क्वायर हो गया उसका, और सेकंड का स्क्वायर। दोनों तरफ से जो चीजें काट सकती है काट दो, ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, इसीलिए सेम में बदला था ताकि दोनों तरफ से कैंसिल कर दे। अब N2 आ जाएगा, सोल्व करो, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, हाँ, तो उधर ऊपर तो 1 बचा है, नीचे 36, उधर जाएगा 36, तो आंसर क्या आ जाएगा? N2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1000
और इंटू 10,000, ये आएगा 36 इंटू 10 की पावर 4। इसको लिख सकते हो N2 इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 5। ये आंसर आ जाएगा। तो नई सिस्टम ऑफ यूनिट में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ये होगी 3.6 इंटू 10 की पावर 5। समझ में आया? 3.6 इंटू 10 की पावर 5। तो बिल्कुल आसान सी स्टेप्स हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस हमें ये जो यूनिट थी इस वाले में नई यूनिट जो दी है वो लिख दो, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो चलो नेक्स्ट एक और करते हैं। चलो, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ फोर्स इज नेम्ड एट ACP। देखो, मैंने जाके एक नई दुनिया बसाई, ठीक है? उसमें मैंने फोर्स की यूनिट को न्यूटन नाम नहीं दिया। क्यों दूं? मैं तो मेरा नाम दूंगा। तो उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में मैंने फोर्स को बोला कि आज से फोर्स को ACP बोला जाएगा। फोर्स की यूनिट ACP के नाम से मेजर की जाएगी। तो देखो, इन ए सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट ऑफ फोर्स जो है उसको ACP नाम दे दिया, ठीक है? और उस सिस्टम ऑफ यूनिट में देखो मैंने रेफरेंस यूनिट क्या ली गई, वो देखो, इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ इज 100 मीटर। लेंथ को मैंने 1 मीटर के टर्म्स में नहीं, 100 मीटर रेफरेंस लिया। अच्छा, मास को 10 kg रेफरेंस लिया और टाइम को 10 सेकंड रेफरेंस लिया। तो बोला है कि 5 न्यूटन कितने ACP के इक्वल होगा वो बताओ। भाई फोर्स की यूनिट इधर न्यूटन है, उधर ACP है, तो दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू ACP वाले की कितनी होगी ये बताना है। तो देखो, मेरे को क्या करना है, 5 न्यूटन इज इक्वल टू NACP, ऐसे लिख दिया। ये लो, उधर न्यूटन इधर ACP, तो 5 न्यूटन मैंने कहा NACP के इक्वल है। मुझे N निकालना है, ठीक है? जैसे ही न्यूटन देखा मैं समझ गया ऐसा यूनिट है। देखो, फोर्स था, फोर्स क्या होता है, M1 L1 T-2। तो देखो, जैसे ही मैंने न्यूटन को कहा तो न्यूटन होता है मास केजी में, ऐसा यूनिट, न्यूटन ऐसा यूनिट है, मास केजी में, लेंथ मीटर में, लेंथ की पावर 1, T की पावर -2 मतलब नीचे लिख दो सेकंड स्क्वायर। सब जानते होंगे केजी मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन को ही लिखते हैं। इस नए सिस्टम में ACP में देखो क्या लिखेंगे, मास, पहले मास की पावर 1, मास क्या लिया 10 kg, तो 10 kg, यहां 10 kg लिखूंगा। फिर लेंथ की पावर 1, लेंथ क्या लिया 100 मीटर, तो 100 मीटर लिखूंगा। अपॉन टाइम क्या लिया 10 सेकंड का स्क्वायर, नीचे लिख दो 10 सेकंड, ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड का स्क्वायर, ये 105 नहीं है भाई, 10 सेकंड है, ध्यान रखना। कैसे करें इसको, कैसे अलग करें, 10 सेकंड का स्क्वायर, ठीक है? बस हो गया, सोल्व कर दो। यहां से ध्यान से देखना, केजी से केजी जाएगा, मीटर से मीटर जाएगा, सेकंड स्क्वायर से देखो, ये स्क्वायर ओपन करोगे तो सेकंड जाएगा, स्क्वायर नहीं भेजा अभी, सेकंड चला जाएगा, ठीक है? तो इधर क्या आएगा 5, इधर क्या आएगा N × सोल्व करो, 10 गुना 100, 10 गुना 100 अपो नीचे 10 का स्क्वायर है 100, ये चला गया, N कितना आ गया 5/10, 0.5, 0.5। तो जो 5 न्यूटन है वो 0.5 ACP के इक्वल है। मतलब ACP बड़ी यूनिट है, न्यूटन से भी बड़ी यूनिट है, तभी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी आ गई। देखो, उसकी 5 थी, इसकी 0.5 ही आई है। 10 गुना बड़ी यूनिट है ACP, 10 गुना बड़ी यूनिट। अरे बात समझ में आई? बात समझ में आई? इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन हम कर सकते हैं। चलो चलो चलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कितने टाइम का हो चुका अपना लेक्चर? हाँ, काफी हो गया भाई। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ये JMS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, JMS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। इसने बोला कि डेंसिटी, पहले बोला डेंसिटी, तो डेंसिटी का मतलब, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ML-3, मास अपॉन वॉल्यूम। तो बोला ऐसा यूनिट में इतना है, तो मैंने कहा 128 kg अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है? बोला एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें यूनिट ऑफ लेंथ लिया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को लिख सकते हो, 25 सेंटीमीटर को मीटर में लिख दो, यहीं पे 1/4 मीटर, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना? 1/4 मीटर।
और यूनिट ऑफ मास 50 ग्राम है, ग्राम को ग्राम में रहने दो यार, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी बतानी है इस नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो मैंने कहा ये इज इक्वल टू एन इंटू नया सिस्टम, तो ये तो हो गया केजी में, ये हो गया मीटर क्यूब में। तो नए सिस्टम में मास तो किस में है, ग्राम में, मास तो लिख दो 50 ग्राम, और नीचे एल क्यूब, ये देखो इसको लिख सकते हो एम का अपॉन एल क्यूब, अपॉन एल क्यूब, ठीक है ना, तो नीचे एल क्यूब लिख दो। लेंथ कितना है 25, मतलब उसको 1/4, 1/4 का क्यूब, मीटर भी लिखो भाई, 1/4 मीटर का क्यूब, ये लो सोल्व करो। तो ये लिखोगे 128 केजी को ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम, अपॉन मीटर को मीटर में रहने दो, मीटर क्यूब। एन निकालना है, ये आएगा 50 ग्राम। बेटा नीचे है 1/4, किसी चीज के नीचे 1/4 का क्यूब, तो ऊपर ये 4 का क्यूब चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा ये 4 का क्यूब, ये आएगा 64 मीटर क्यूब। नीचे, हाँ सॉरी, इसको ऐसा लिख दो, एक काम करो, क्योंकि मीटर को पहले अलग कर लो, तो ये लिखोगे 1/4 का क्यूब इंटू मीटर क्यूब। देखो 1/4 का क्यूब इंटू मीटर क्यूब, तो काट दो, जो कैंसिल होता है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। और सोल्व कर लो इसको अब आगे, इसको कैसे, 128 गुना 1000 इज इक्वल टू एन, एन तो अलग रख लो, इंटू 50 इंटू, देखो इस 4 को ऊपर ले आओ, 4 क्यूब को, तो ये आएगा ऊपर 64। अब कैंसिल कर दो, 64 2 128, 50 50 220, एन आ गया 40, तो आंसर आएगा 40, आंसर आएगा 40। ये लो, देखो कुछ नहीं किया, बस वैल्यू सेट, मतलब जो दिया है ना उसको लिखना आना चाहिए। 128 ये दिया था, ये एन निकालना है, ये दिया था, सोल्व कर दिया, आंसर आ गया। मतलब यार 8वीं क्लास के बच्चे को भी ये कैलकुलेशन दोगे ना, ये कर देगा यार, वो कैलकुलेशन आनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, और नया कुछ भी नहीं है यहां, ठीक है, बोलो बोलो बोलो। तो ये हमने यूनिट एंड डायमेंशन को निचोड़ डाला है, हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन यूनिट एंड डायमेंशन का हमने यहां कर डाला है, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं सब कर डालें। चलो अब नेक्स्ट, अब लास्ट, ओवरऑल निष्कर्षण क्या निकला। हम निष्कर्षण को देख रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है, इसमें हम बहुत कुछ कर पाए, फॉर्मूला निकाल पाए, ये कर पाए, वो कर पाए, इक्वेशन को कंसिस्टेंसी चेक कर पाए, क्या नहीं कर पाते, डायमेंशनल एनालिसिस से क्या नहीं कर सकते, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वो डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस हैं, वो लिखे हैं मैंने, एक बार याद ध्यान रख लेने हैं। वी कैन नॉट डेराइव द फॉर्मूला इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। क्यों? बिकॉज दिस डू नॉट हैव एनी डायमेंशन। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाहता हूं वो समझो। मैंने कहा कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो कई बार आगे आगे देखोगे एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट ऐसा आएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ ए साइन ओमेगा टी, चलो ज्यादा मत बढ़ाओ, ए साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट जो है ए साइन ओमेगा टी है। तो ये वाली जो टर्म है ना, साइन ओमेगा टी वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। तो हम यहां से जब तुम डायमेंशन बैलेंस करोगे तो ये बोल सकते हो y और a डायमेंशन में सेम है, लेकिन a के साथ कुछ ऐसी चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो डायमेंशनल एनालिसिस से इसको पता ही नहीं कर सकते, इस चीज को नहीं निकाल पाते। जैसे हमने टाइम रूट h/g निकाल दिया था, लेकिन आगे जो कांस्टेंट है वो नहीं निकाल पाए। ऐसे ही कोई ऐसी टर्म पूरी लिखी हुई है जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, ये पूरी टर्म लिखी हुई है साइन ओमेगा टी जिसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो हम इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है, नहीं कर सकते। ऐसे लॉग में लिखा हो, ऐसे ई की पावर में लिखा हो, इन सबको हम यहां पता नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन है। दूसरा, इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हां, जैसे हमने कहा था ना, T इज इक्वल टू रूट h/g होगा या रूट 2h/g होगा, हम नहीं बता सकते। हम सिर्फ यह बता सकते हैं h और g के रूट के प्रोपोर्शनल होगा टाइम। हम यह नहीं बता सकते कि वो कांस्टेंट 1 होगा, रूट 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, क्या होगा हम नहीं बता सकते। यह भी इसकी क्या है, लिमिटेशन है। इसके बाद
वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट साइन ऑफ प्लस और माइनस कनेक्टिंग टू और मोर टर्म्स। जैसे हमने लिखा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इक्वेशन होती है, कोई लिख देना v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, दोनों डायमेंशनली सही है, दोनों डायमेंशनली सही है, हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी। हम ये नहीं पता कर सकते कि ये दोनों प्लस होंगी या माइनस होंगी, नहीं पता कर सकते। ये डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ये साइन नहीं पता कर सकते डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मेथड फेल्स टू डेराइव द रिलेशन ऑफ मैकेनिक्स इन्वॉल्विंग, रिलेशन ऑफ मैकेनिक्स, ध्यान रखना, रिलेशन ऑफ मैकेनिक्स इन्वॉल्विंग मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या कह रहा है? देखो, मैकेनिक्स में हम किन किन क्वांटिटी का यूज करते हैं, जितनी भी मैकेनिकल जो क्वांटिटीज आती हैं, टर्म्स आती हैं, फोर्स, एनर्जी, मोमेंटम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जितने भी मैकेनिक्स में चीजें यूज आती हैं, उसमें मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, मास, लेंथ और टाइम, ये यूज आते हैं। तो जब 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में रिलेशन लिखे हुए हैं, तुमने कहा कि नहीं 4 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, कोई एक क्वांटिटी है जो 4 क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है। तो जैसे ए बी सी डी 4 क्वांटिटी है, तो ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा कुछ, तो 4 इक्वेशन चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए? 4। लेकिन MLT से 3 ही निकाल सकते हो, सिर्फ 3 इक्वेशन निकाल सकते हो। तो 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल नहीं पता कर सकते, 3 इक्वेशन से 4 वेरिएबल पता नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। हां, यदि एम्पियर करंट कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, कोई चौथा वेरिएबल लेके आ रहे हैं तो कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। लेकिन मैकेनिक्स में वो चीजें काम नहीं आती। मैकेनिक्स में टेम्परेचर वगैरह काम में नहीं लेते, मैकेनिक्स में चार्ज काम नहीं आता, करंट काम नहीं आता, इंटेंसिटी काम नहीं आती, ये काम नहीं आती है चीजें, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वगैरह। तो हम कह रहे हैं मैकेनिक्स में जो रिलेशन है उनको हम इससे पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशन है जो हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो देखो बेटा, इस चैप्टर को एनसीईआरटी के हिसाब से हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसमें कुछ मेजरमेंट और एरर, मेजरमेंट, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज और एरर, ये चीजें हम अभी नहीं कवर कर रहे। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें काफी अच्छा कैलकुलेटिव दिमाग होना चाहिए, मतलब वो अभी हमें प्रैक्टिस में नहीं है, और ये किसी दूसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज भी नहीं आते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा है, जो इंस्ट्रूमेंट है और जो एरर है ये ना समझे कि वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो हमने उसको सीक्वेंस में लास्ट में रखा है, तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। वो कहीं किसी चैप्टर में कोई ज्यादा काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जहां कोई चीजें काम आती है वो हम बताते चलेंगे। किसी को लग रहा हो बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाएगी, बेटा बेसिक मैथमेटिक्स में जो चीज जहां काम आएगी बताई जाएगी। जहां डिफरेंशिएशन काम आएगा डिफरेंशिएशन बताया जाएगा, जहां इंटीग्रेशन काम आएगा इंटीग्रेशन बताया जाएगा, जहां वेक्टर काम आएगा वहां वेक्टर भी बताया जाएगा, हर चीज बताई जाएगी। लेकिन हम बिल्कुल एनसीईआरटी के फ्लो में आगे बढ़ेंगे, एनसीईआरटी के फ्लो में, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। ओके, इस पूरा जो भी चैप्टर हमने पढ़ा है इसको अच्छे से नोट्स में लिखो। इसका जो असाइनमेंट मिला है, जो कि हमारे ऐप पे अपलोड हो चुका होगा, वहां से असाइनमेंट लो, उसको सोल्व करो और अच्छे से मेहनत करो। तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता यदि तुमने प्रॉपरली लेक्चर देखा, प्रॉपर नोट्स बनाए, असाइनमेंट सोल्व किया। और कमेंट्स में अपना रिव्यू दो। हमें पसंद किया लेक्चर तो पसंद करो, उसको लाइक करो, उसको, जिससे पता चलेगा। बच्चे कमेंट करते हैं ना, उससे पता लगता है कि अच्छा इस बच्चे को ये डाउट है, तो उस चीज को कवर अप किया जाता है, ठीक है। तो ये आदत में डालो, एक इंटरेक्शन बढ़ता है। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन का जवाब सोचो, क्वेश्चन को सोल्व करो, उसका जवाब दो, फिर आगे वीडियो को देखो। इससे एक सीक्वेंस बना रहता है और ये बहुत जरूरी है यदि हमें कनेक्शन फील करना है तो। ओके बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।